टी में ग्रुप डी में सारा सौदा में काम आओगे। देखो भाई, इस क्लास में नेशनल जीके, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर 40 नंबर खतरा पे काम करने लग रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जिन्हें भी उत्तराव बड़का ना फटाफट जो है कमेंट जरूर करते रहे आप, ठीक है। देखो सबसे पहले है रेवाड़ी। रेवाड़ी को हरियाणा की के कहा जाओ है, पीतल नगरी भी कहा जाओ, ठीक है, पीतल नगरी। इसके अलावा हरियाणा की वीर भूमि भी रेवाड़ी को कहा जाओ, ठीक है, वीर भूमि। इसके अलावा हरियाणा की बर्तन नगरी भी रेवाड़ी को कहा जाओ है, बर्तन नगरी। इसके अलावा अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है, ठीक है, अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल का लंदन किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। पीतल नगरी, वीर भूमि, अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है भारत का इजराइल भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का इजराइल किसको कहा जाता है, या फिर मिनी इजराइल कोई आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? रेवाड़ी होना चाहिए, ठीक है। पानीपत के बारे में वीवर सिटी, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी, पेट्रो सिटी, पेट्रो सिटी, ठीक है, पेट्रो सिटी। पंचकुला, पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। इन्वेटर मुक्त शहर, यानी दो शहर जो हैं भारत हरियाणा के, एक तो पंचकुला और अपना एक गुड़गांव वाला, ये दोनों के दोनों जो है अपने याद रखना है, ये दोनों के दोनों जो है ये इन्वेटर मुक्त शहर हरियाणा सरकार ने घोषित किया है। हरियाणा का ताज, ठीक है, हरियाणा का ताज भी कहा जाता है। इसके अलावा ट्राई सिटी भी कहा जाओ है, ट्राई सिटी, ट्राई सिटी। चंडीगढ़ का से जुड़ा हुआ शहर भी बोला जाता है। झज्जर, बिल्कुल सही है भाई, इसका उत्तर क्या होगा? झज्जर होगा। झज्जर को जो है किस किस के लिए फेमस है? झज्जर सुराही, शहीदों के लिए प्रसिद्ध है, सुराही के लिए, शहीदों के लिए, चंदन की नक्काशी के लिए। वेरी गुड, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं, सभी साथी जो है लाइक करते रहे। बिल्कुल, पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है, वीवर लिख दिया, ठीक है। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी भी पानीपत को कहा जाता है। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? तो याद रखना आपने, झज्जर को कहा जाता है। अच्छा, झज्जर जिले का एक बहुत ही फेमस वो है शहर जिसका नाम है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाओ है। झज्जर को क्या बोला जाता है? छज्जू नगरी भी बोला जाता है, ठीक है। छज्जू की नगरी भी किसको बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है। स्क्रीन शॉट लेने की तामना जरूरत को नहीं, ये पूरी पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देने का काम करूंगा, ठीक है। समझ में आ गई? रेवाड़ी पीतल नगरी, वीरभूमि, बर्तन, अहिरवाल का लंदन, मिनी इजराइल। पानीपत को वीवर सिटी, टेक्सटाइल सिटी, बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब। पंचकुला को नैनो सिटी, इसका इन्वेटर मुक्त शहर है। हरियाणा का ताज बोला जाता है, ट्राई सिटी बोला जाता है। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा सुराही के लिए झज्जर प्रसिद्ध है, शहीदों का शहर है। चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का गेटवे है, ठीक है, प्रवेश द्वार है। और छज्जू नगरी किसको बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है। ओके है, अगर समझ में आ गई तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के और लाइक कर दो जिन साथियों लाइक नहीं कर रखा भाई। ओके, शहीदों का शहर मन लिख दिया भाई, सारे लिख दिया। अगर आपने और के में बेरा हो तो आप भी लिख दो, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई। ये बताए दिला कौन सा बताओगा? थोड़े से प्रश्न इस तरह के आओगे, नु को नहीं पहले प्रश्न आओगे हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, राजधानी की थी। थोड़ा डीप में अगर जाना पड़ेगा अपना औरों से अलग कुछ करना है तो। आधुनिक शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच के तहत हरियाणा में तहसीलदारी, कस्बा और ग्रामीण स्तर पर स्कूल कब खोले गए थे? बताओ, बहुत गजब का प्रश्न है भाई, बताओ शाबाश। 1886, 1886 के अंदर हरियाणा के गांव जो है, हरियाणा के गांव के अंदर जमींदारी स्कूल खोले गए थे, ठीक है। कौन से स्कूल खोले गए थे? जमींदारी स्कूल खोले गए थे हरियाणा के गांव के अंदर। कब खोले गए थे? 1886 के अंदर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वुड डिस्पैच का अगर आपने बेरा है तो फिर आप बड़े आराम से, कोई फंडा नहीं है, बड़े आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। 1908 के अंदर हरियाणा के अंदर कौन से स्कूल खोले गए थे? देहाती स्कूल जो है 1908 के अंदर हरियाणा के अंदर खोले गए थे। और वुड डिस्पैच के तहत हरियाणा के अंदर जो है तहसीलदारी, कस्बा और ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल खोलने का काम किसके तहत किया गया था? वुड डिस्पैच के तहत किया गया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, वुड डिस्पैच के तहत। और 1856 के अंदर अगर नो पूछ ले कि कस्बा स्कूल, अकेला कस्बा स्कूल पूछ ले तो आपसे, हरियाणा के अंदर कस्बा लेवल के स्कूल जो है वो 1856 के अंदर खोलने का काम किया था। आप सब ने मेरा हमारा
हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। इससे पहले हम जो है 1858 से लेकर के 1966 तक 31 अक्टूबर तक हम लोग पंजाब का हिस्सा थे। उससे पहले हम 1833 से लेकर के 1858 तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। 1833 से पहले हरियाणा के ऊपर जब 1803 में अंग्रेजों का शासन हुआ तो हम लोग, हमारा शासन जो था वो बंगाल से चला करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी से चला करता अपना शासन, ठीक है। तो 1854 के अंदर जो है वुड डिस्पैच के तहत हरियाणा में तहसीलदारी, कस्बा और ग्रामीण स्तर के ऊपर स्कूल खोले गए थे। जब 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बना था तो उस टाइम पर जो है हरियाणा की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 20% थी, यानी मात्र 20% लोग हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे थे। आज कितने परसेंट हरियाणा की साक्षरता दर है? फटाफट कमेंट करके बताओ बस। शाबाश, हरियाणा ओके है, समझ में आ गई तो फटाफट बताओ। शाबाश, बिल्कुल। 1833 से 1858 यूपी। 1803 में जब पहली बार सर्जन अंजन जो गांव की संधि जो थी, सुरजी अंजन गांव की, उस संधि के बाद हम अंग्रेजों के तहत चले गए। उसके बाद हमारा शासन बंगाल तक चलन लग गया था। 20% थी, आज कितने परसेंट है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कैंप कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले के अंदर है? एनएसजी जो है, आपने सुना होगा एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो का कॉम्प्लेक्स पूछ रखा कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? देखो, फरीदाबाद राष्ट्रीय कानून अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कानून अनुसंधान संस्थान, वह संस्थान लिखाऊंगा जो आज से पहले जो है आपने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का, ठीक है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर एक संग्रहालय है, वनस्पति संग्रहालय, ठीक है। वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय का पड़ा है, तो आपने याद रखना है, वो भी फरीदाबाद के अंदर है। फटाफट उत्तर देने का काम करिए। प्रदीप का उत्तर सही है, लोकेश का है, सुंदरी का, रवि का, सुमन का, ज्योति का। आप सबके उत्तर बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश। देखो, पानीपत के अंदर आपने याद रखना, हरियाणा का पहला, चारों ऑप्शन डिफाइन करने का काम करूंगा। हरियाणा का पहला आचार्य कुलम, ठीक है। हरियाणा का पहला आचार्य कुलम कड़ा खुला था, तो याद रखना है हरियाणा का पहला आचार्य कुलम, याद रखना, पानीपत के अंदर खुला था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बलिया रहा है, पानीपत के अंदर है, ठीक है। लवाया जो हरियाणा के गुड़गांव में, हरियाणा का गुड़गांव जो है याद रखना एनएसजी का कैंप है, क्योंकि अपना बेरा गुड़गांव दिल्ली के लो इलाका है। मुझे याद आता है कंधार के अंदर जब विमान हाईजैक हुआ था उस टाइम पे, तो जब वो विमान अमृतसर में तारने लगे थे, अमृतसर में तारने की कोशिश करेगी, तो उस टाइम पर अपनी पुलिस से कौन पहुंच पाई। उसके बाद जो है याद करिए एनएसजी का जो है, जो अपना यू था, जो क्या बोलिया कर कॉम्प्लेक्स बोलिया कर भाई, दिल्ली के नजदीक होना चाहिए। और उसके बाद जो दिल्ली के नजदीक खड़ा है गुड़गांव। गुड़गांव में भी कौन सी जगह है? फटाफट कमेंट करके बताओ कि एनएसजी का जो हेड ऑफिस जो है वो गुड़गांव में कौन सी जगह के ऊपर है? फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, गुड़गांव के अंदर एक तो भाई कॉर्पोरेट मामले, कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान है, राष्ट्रीय लेवल का है, कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान हरियाणा के अंदर खड़ा है, गुड़गांव के अंदर है। एनएसजी, एनएसजी कमांडो का जो कॉम्प्लेक्स जो है वो भी हरियाणा के कड़ा है, बिल्कुल सही है। एनएसजी कैंप हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुड़गांव के अंदर है, बहुत बढ़िया। शाबाश। इसके अलावा सेफ्टी प्रबंधन मैनेजमेंट संस्थान, सेफ्टी प्रबंधन संस्थान, यो भी राष्ट्रीय लेवल का है भाई, ठीक है। सेफ्टी प्रबंधन संस्थान यो भी राष्ट्रीय लेवल का है। ये सारे के सारे हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है, बिल्कुल। सीमा शुल्क अकादमी फरीदाबाद, बहुत बढ़िया भाई, जिसने बताया है, भूल गया था मैं। सीमा शुल्क अकादमी, बिल्कुल, सीमा शुल्क अकादमी, ये भी याद रखना अपना, फरीदाबाद के अंदर, या तो 2 बार एचएसएससी के अंदर आ लिया। सीमा शुल्क अकादमी कड़ा, तो याद रखना हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर जो है सीमा शुल्क अकादमी है। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर जो है हरियाणा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इप्पा पे जिसने बोला है, तो आपने याद रखना इप्पा कड़ा है, इप्पा भी गुड़गांव के अंदर है। सोनीपत के अंदर तो भाई बहुत सौदा है भाई, ठीक है। डिजाइन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की फेमस है डिजाइन यूनिवर्सिटी, आप कह लो नु ला लो। सोनीपत में तो राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी है, सारा सौदा सोनीपत के अंदर यूनिवर्सिटियां खूब ठोक रखी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुड़गांव हो जाएगा। ओके है, समझ में आ गया तो सारे फटाफट सारे साथी अलग अलग लाइक और कर दो भाई। जी, सुंदरी बुक्कल, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत धन्यवाद मुझे अपडेट करने के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न के है, राम राम मोहित भाई। विपत्ति पर विपत्ति नामक लेख अंग्रेजों के खिलाफ किस हरियाणवी ने टिप्पणियां की थी? विपत्ति मतलब आपदा, यानी मुसीबत पर मुसीबत आने लग रही है, और किस हरियाणवी ने इसके जो है टिप्पणियां करने का काम किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त है, दीनदयाल शर्मा है, लाला हरदेव सहाय है, या फिर पंडित नेकीराम शर्मा है? देखो प्रश्न आ जाओ कि हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर किस व्यक्ति का नाम पत्रकारिता में बड़े आदर और प्रख्यात
व्यक्ति के साथ में लिया जाता है, तो फिर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है हरियाणा के पत्रकारिता के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, देखो कौन से अखबार निकाले थे? अखबार ए चुनार, अखबार ए चुनार, ठीक है, अखबार ए चुनार। इसके अलावा लाहौर से उर्दू केंद्र एक समाचार पत्र काटा कर दे, पेपर में 2-3 बार आ लिया, कोहिनूर याद रखना है, लाहौर से उर्दू भाषा केंद्र जो था ये अखबार निकलता था। ठीक है, इसके अलावा 2 याद रख लो, तेरे को और भी याद रखोगे पेपर भाई यार, कितनी बार बता लिया, क्यों बार बार करो हो? जी जी, एसएससी एस्पिरेंट बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सही लिखा छोरना भाई, भारत प्रताप। एक और था इसका भारत मित्र, भारत मित्र, भारत प्रताप, ये किसके हैं? तो आपने याद रखना है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बिल्कुल, अखबार चुनार, कोहिनूर कहां से प्रकाशित होता था? लाहौर से होता था। भारत प्रताप है, भारत मित्र है। अच्छा, इसकी एक बात और याद रख लियो, भारत मित्र के अंदर ये एक चीज लिखा करते, शिव शंभू के चिट्ठे, और ये भी प्रश्न एचएसएससी में बहुत बार आ चुका है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है कौन लिखा करता? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है क्या लिखा करता था? शिव शंभू के चिट्ठे लिखने का काम किया करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा के द्वारा एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या है? हरियाणा जज्जर, और ये याद रखना आपने, हरियाणा का ये पहला समाचार पत्र था जिसका नाम क्या है? हरियाणा जज्जर। लाला हरदेव सहाय आपने याद रखना है, 1941 के अंदर हमारा जो हिसार जिला जो है, हिसार जिले से एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम क्या है? ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक, लाला हरदेव। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर है विपत्ति पर विपत्ति जो है कौन लिखा करते थे? नेकीराम शर्मा जो है विपत्ति पर विपत्ति लिखने का काम जो था, आर्टिकल अंग्रेजों के खिलाफ लिखने का काम किया करते थे। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है हरियाणा प्रदेश के। एक अखबार निकाला करते थे भिवानी से, उस अखबार का नाम बताइएगा। बिल्कुल, करजन की तुलना नादिर शाह से शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर करने का काम किया करते थे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अंग्रेजों ने नेकीराम को एक ऑफर किया था कि 625 एकड़ जमीन जो है, बीघा पता नहीं एकड़, इतनी जमीन जो थी, इतनी जमीन ले ले तो ये आजादी के आंदोलन में होना करे। तब एक वाक्य कहा था, एचएससी ने 3 बार पूछ लिया कि मुझे 625 एकड़ नहीं, मुझे तो संपूर्ण भारत भूमि चाहिए। और ये बात किस बंदे ने कही थी? नेकीराम ने कही थी। और ये आपने याद रखना है 1930 के अंदर जिला भिवानी, छोटी काशी जिसको आप बोला, हाँ राजपुताने का सींधवार जिसको आप बोला, हाँ मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध जिला भिवानी के अंदर जो है संदेश नामक समाचार पत्र जो है 1930 के अंदर निकाला करते। 15 बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो विपत्ति पर विपत्ति लेख जो है अंग्रेजों के खिलाफ कौन लिखने का काम किया करता था? तो आपका उत्तर क्या होगा? नेकीराम होगा। दीनदयाल शर्मा हरियाणा जज्जर नामक अखबार निकाला था, हरियाणा का पहला अखबार कोई आपसे पूछने का काम करे तो उत्तर क्या होगा? दीनदयाल। बिल्कुल, कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ब्याणीवाला। बहुत बढ़िया भाई, देसी फुकरे सही है, कैलंगा गांव के अंदर जन्म हुआ था। और जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो इनके बारे में पढ़ रहे थे किताब के अंदर, वो इनसे इतने प्रभावित हुए कि राष्ट्रपति रहते हुए कलंगा गांव का उन्होंने दौरा करने का काम किया था, खरक कलंगा जो गांव है। और उस टाइम पे अपना बालकृष्ण मास्टर बताया कर कि बिटोड़ा पे भी वो करवा दिया था, मतलब कल ही करवा दी थी बिटोड़ा पे भी। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो फटाफट मैंने कमेंट करके बता दो। समझ में आएगा तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। सुनीता, विपुल यादव, कविता मजोका, देसी, सुमन, मंजीत जांगड़ा, ग्राम सेवक। अरे डेट भाई मेरे ना तो शायद कोई बात नहीं, जो 1936 हो तो 36 कर लिए। ठीक है, बस ग्राम सेवक याद रख लिए। तो हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर के कितने रुपए प्रति एकड़ करने का काम कर दिया? फटाफट बताने का काम करे भाई। तेरी वफाओं के झूठे खत आजकल मैं जलाने लगा हूं। वाह, कर दो वाह एक बार, ठोको से बस। तेरी वफाओं के झूठे खत आजकल मैं जलाने लगा हूं, पर तेरी उदासियां पर तेरी उदासियां तुझे कैसे नजर आएगी, क्योंकि तुझे देखकर तो मैं आजकल मुस्कुराने लगा हूं। वाह, ठोक दो शाबाश, वेरी गुड। देखो भाई, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पहले 7,000 रुपए जो थे धान की खेती छोड़ने के ऊपर जो है हरियाणा सरकार देने का काम किया करती। लगभग सभी बच्चों का सबसे सही उत्तरायण लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो 2-4 बात इसमें और है भाई। एक तो कोई नु पूछ लिया अपना कि चावल की सीधी बुआई करने पर, चावल की सीधी बुआई करने पर, सीधी बुआई करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है? फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे मित्र। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है? पराली प्रबंधन के लिए बताओ भाई।
देसी गाय के ऊपर जो है हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है? सारे आंकड़े अपडेट हो गए भाई, बताओ से बस। भाई भ्रम की स्थिति नहीं है छोटे मनोज डांडा साहब। अगर नो आ जाए कि नवग्रह नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है, फिर आपका उत्तर होगा कैथल। मंदिरों की अधिकता के कारण पूछ ले आपसे, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? भिवानी को जो है मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है नवग्रह कुंडों के कारण पूछ ले तो फिर आपका उत्तर वही हो जाएगा, कैथल हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई हरियाणा सरकार के दो लक्ष्य हैं, एक तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का, प्राकृतिक खेती का, ठीक है। दूसरा, हरियाणा में जो सबसे लवणीय जिला हरियाणा का कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताओ। लवणता, लवणता वाले जो है, लवणता वाला इलाका। देखो चावल की सीधी बुआई करने पर बिल्कुल 8,000, इस प्रश्न का उत्तर तो लिख दिया, पहले 7,000 थे। अब हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है? 8,000 रुपए देने का काम करती है। देखो भाई चावल की सीधी बुआई पर पहले 4,000 रुपए थे, अब हरियाणा सरकार 4,500 रुपए देने का काम कर रहा है भाई। पराली प्रबंधन के पहले 1,000 रुपए दिया कर दी, अब 1,200 रुपए देने का काम करेगी पराली जलाने का। जो देसी गाय के पहले 25,000 रुपए थे, अब देसी गाय पर 30,000 रुपए देने का काम करे। ठीक है, प्राकृतिक खेती, समझ गए आप? प्राकृतिक खेती करने के ऊपर जो है बहुत बढ़िया भाई, रोहतक, रोहतक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक खेती पहले 25,000 एकड़ में हरियाणा सरकार का टारगेट था कि 25,000 किले में प्राकृतिक खेती करांगे। और जो लवणता वाली भूमि जो है, इन दोनों का यानी कितने लवणता वाले किले एकड़ को साफ किया जाएगा, सुथरा किया जाएगा, कितने एकड़ में जो है प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य है? तो आपका उत्तर होगा 1,00,000 एकड़ में। ठीक है, 1,00,000 एकड़ में। करंट के भी एंटी प्रश्न आओगे क्लास में, डटे रहोगे तो। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल जीके, सारा सौदा होगा भाई। बस क्लास में लाइक करते रहोगे, अलग अलग देखो, समझ में आएगी। यानी चावल की सीधी बुआई पर 4,500 रुपए, पराली प्रबंधन के 1,000 की जगह 1,200 रुपए, देसी गाय पर याद रखना 25 को नहीं 30,000 रुपए हो गए। ठीक है, इसके अलावा भाई प्राकृतिक खेती कितना, प्राकृतिक खेती को कितने किले में करेगी? 1,00,000 एकड़ में। लवणता से ग्रस्त जो जिले हैं उनको जो है 1,00,000 एकड़ को सुधारने का काम किया जाएगा। रोहतक हरियाणा का सबसे लवणीय जिला है। हरियाणा का सबसे शुष्क जिला पूछ ले, आपका उत्तर महेंद्रगढ़ होगा। अर्ध शुष्क जिला पूछ ले तो आपका उत्तर हिसार जिला होगा। हरियाणा का सबसे आर्द्र यानी नमी वाला जिला पूछ ले, आपका उत्तर पंचकूला होगा। सबसे अधिक बारिश हरियाणा में पूछ ले, अंबाला के अंदर होगी। सबसे थोड़ी बारिश हरियाणा के अंदर पूछ ले तो सिरसा जिले के अंदर होगी। किसी एक स्थान पर सबसे अधिक बारिश यमुनानगर के छछरौली में, एक स्थान पर सबसे कम बारिश पूछ ले तो लोहारू भिवानी के अंदर। सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा के अंदर ऊपर उत्तरी हिस्से के अंदर होती है, नीचे दक्षिण पश्चिम में सबसे थोड़ी बारिश हो है। समझ में आएगी? ओके है, मीना देवी देखे जा बेटा, सारा सौदा क्लियर होगा तेरा। एक बार लाइक कर दो और ओके लिख दो अगर तारा समझ में आ गया तो। क्रांति बैच आप ले सको भाई, सीईटी की तैयारी खातर। मिशन हरियाणा बैच ले सको आप, सिंदूर बैच ले सको। सबके फोन में यो ऐप डाउनलोड होना चाहिए, लीसो ऐप, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। पूरी तैयारी आपको मात्र बहुत थोड़े से रुपया में करवाई जाओगी। ला भाई सबसे यो आ गया हरियाणा नेशनल जीके का क्वेश्चन आ गया भाई। इनमें से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भवानी द्वीप, अगत्ती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप या फिर मांजुली द्वीप? ये CHSL टियर 1 के अंदर आवड़ा प्रश्न है भाई। देखो सबसे पहले द्वीप क्यों है? ए या नदी बहन लग रही है नदी, ठीक है। इसके बाद इस नदी के बीच में उरो को ऊंचा पहाड़ आ जाए यानी पत्थर पुत्थर जमा हो जाए, फिर इसका मतलब नदी क्या हो गई? नु धाराओं के अंदर नु बट जाओगे, इस तरह नु धाराओं के अंदर नु बट जाओगे। और फिर क्या होगा? इन दोनों का, इन दोनों धाराओं का फिर क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। और मिलना तो जरूरी है सनम, समझ में आ गए? इसके बीच में यानी जिसके चारों ओर जिसके पानी हो चुगरता है, उसके बीच में रंदे उस पे क्या बोला? हाँ, उस ना पे द्वीप बोला। हाँ ठीक है। और ये जो है मांजुली द्वीप कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और ये भारत का पहला नदी द्वीप जिला है। ठीक है, भारत का पहला नदी द्वीप जिला, भारत का पहला नदी द्वीप जिला कोई आपसे पूछे तो याद रखना है असम का मांजुली जो है यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला है। ओके है, समझ में आ गया? अच्छा, जिसका 3 और पानी गिरा उसने क्या कहोगे? यहाँ पे 4 और पानी हो तो द्वीप हो गया। जिसके 3 साइड पानी हो, एक साइड सतल हो, उस भूमि को क्या कहते हैं? अरे नू ना देखा क्या बना दिया, समझा तेरा द्वीप समझ में नहीं आया तो वह बता दे मना बस। लड्डू गोपाल, सुदेश शर्मा, सुनीता कुमारी, जय महाकाल, नंदिता, विकास, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब भी कर लियो भाई, तारा के मैं खोट को नहीं। एनडी प्रश्न आ गया लबजमा, टॉप का हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत वर्तमान में हरियाणा के अंदर कुल कितनी तहसीलें हैं भाई? बताओ शहबाज। जिन निकम्मे ने लाइक नहीं कर रखा नहीं वो बिल्कुल उसको प्रायद्वीप बोलते हैं।
ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। देखो मंडल फटाफट लिखो कितने हैं, जिले हरियाणा के अंदर कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, करंट के ताजे आंकड़े बताऊंगा सारे के सारे। नगर परिषद कितनी है, देखो मंडल 6 हैं, जिले 22 हैं, नगर निगम 11 हैं, और नगर परिषद कितनी है, 23 है। ठीक है, 143 हरियाणा के अंदर खंड हैं। 5-7 बार ये प्रश्न आ चुका है एचएसएससी में, यानी ब्लॉक जिसको आप वहां। ठीक है, खंड यानी ब्लॉक हरियाणा के अंदर कितने हैं, तो आपने याद रखना है 143। 94 में भी किमें डाटा है 94 में। देखो वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर क्या है, 94 हरियाणा के अंदर तहसील है। ठीक है, तहसील कितनी है, 94 है। मंडल कितने, 6 हैं। 80 के हैं उपमंडल है। ठीक है, उपमंडल, उपमंडल कितने हरियाणा के अंदर, 80 हैं। और उप तहसील कितनी है, 49 उप तहसील। उसका तहसील का बड़ी की मात्रा हुआ। उप तहसील कितने हरियाणा के अंदर, उप तहसील को आपसे पूछने का काम करे तो 49 है। ठीक है, और नगर पालिका समिति कितनी है, नगर पालिका समिति, नगर पालिका समिति। कस्बे बिल्कुल सही है भाई, किसने लिखा, कस्बे 154, कस्बे 154 है। नगर पालिका समिति और बताने का काम करिए। जिनने कम मैंने लाइक नहीं करके सारे साथी लाइक जरूर करने का काम करिएगा भाई। 143 है, ताजा आंकड़ा है, चिंता ना करें। गलत एक भी डाटा आपको नहीं करवाऊंगा, चिंता ना करें। अगर गलत हो जाएगा तो मान लूंगा मेरी गलती भाई, ध्यान में कौन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ठीक करवाने का काम भी कर दूंगा। नगर पालिका समिति हरियाणा के अंदर कितनी है, 23 कह रहे हैं नगर पालिका समिति। वेरी गुड, मोहित ने सही उत्तर दिया है, 53 है भाई। नगर पालिका समिति कितनी है, 53 है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के भी प्रश्न आओगे, आप जुड़े रहोगे तो भाई समझ में आएगी भाई। मंडल कितने हैं, 6 हैं। उपमंडल कितने हैं, 80 हैं। जिले सबना बेरा 22 है। नगर निगम कौन कितने हैं, 11 है। पहला कौन सा था, फरीदाबाद था। आखिरी कौन सा है, 2020 के अंदर बनाया, मानेसर है। सर सबसे अधिक जनसंख्या वाला फरीदाबाद, सबसे थोड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल में मात्र 124 वर्ग किलोमीटर के अंदर कौन सा है, मानेसर है। हरियाणा सरकार के द्वारा सबसे स्वच्छ नगर निगम का दर्जा किसको दिया गया, कमेंट करके बताओ। ठीक है, नगर परिषद कितने, 23 है। नगर पालिका समिति 53 है। ब्लॉक 143 है। तहसील 94 है। उपमंडल 80 है। उप तहसील 49 है। कस्बे कितने हैं, 154 है। अगर और तक समझ में आ गया तो फटाफट जो है ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिएगा भाई। घोषणा वाली मैं नहीं मानूंगा, जो हो चुके सिर्फ वही आपको करवाऊंगा। सबसे स्वच्छ नगर निगम हरियाणा का कौन सा है, बताइएगा शहबाज। ले भाई, वर्तमान में वर्ष 2024-25 में हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का कितने प्रतिशत रहा है। बहुत काम काम के, बिल्कुल मानेसर हरियाणा का सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा है, लेकिन सबसे स्वच्छ अगर कोई आपसे पूछने का काम करे तो मानेसर है। ठीक है, बताइएगा शहबाज, वर्तमान समय में 2024-25 में अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। देखो भाई 15.9% किसका योगदान है हरियाणा की अर्थव्यवस्था के अंदर, कृषि एवं संबंध, कृषि एवं संबंध यानी कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्य का हरियाणा की अर्थव्यवस्था के अंदर 15.9% योगदान है। ठीक है, उसके बाद आ जाए उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे जो है वो हरियाणा की अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग धंधों का कितना महत्व है, 32.9%। और सेवा क्षेत्र का है 51.2% जो है हरियाणा के सेवा, हरियाणा की जो जीडीपी जो है उसके अंदर क्या है, तो अपने अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सेवा क्षेत्र का योगदान 51.2% है। प्रश्न के बरा घुमा के पूछ ले, नु पूछ ले भाई हरियाणा के अंदर से सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सेवा क्षेत्र का योगदान 51.2% है। उद्योग धंधे 32.9 है। और कृषि और संबंध कितने हैं, 15.9% है कृषि और संबंध। ठीक है, अच्छा अभी 2024-25 के अंदर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की कितनी है, अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है उनके अकॉर्डिंग 353,182। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भाई। 353,182 ये हरियाणा की क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। लगभग 2 साल पहले प्रति व्यक्ति आय से संबंधित पूछा गया था कि हरियाणा की अनुमानित, लगभग अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपने याद रखना है ये जो है अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3,53,182 रुपए सालाना एक बंदा जो है कमाने का काम करता है हरियाणा प्रदेश के अंदर।
रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई, कोई तरीका को नहीं से सौदा का। ओके है, समझ में आ गई। 353 182। अगर ओके रिपोर्ट है तो फटाफट कमेंट कर दो, मैं आगे चालू। राधे राधे सभी को। गौरव, गब्बर, प्रीति सिंह, सीमा, एक तो सारे साथी लाइक कर दो, और जो भी बाद में हमारे क्लास देखने लग रहे हो, रिकॉर्डिंग देखोगे तम भी लाइक कर दियो, और सब्सक्राइबर नहीं कर क्या सब्सक्राइब भी कर दो भाई। ओके रिपोर्ट लिख के भेज दिया करो भाई। वर्तमान समय में हरियाणा में सबसे ज्यादा किस सब्जी का उत्पादन होता है? ताजे आंकड़े 2025 के अकॉर्डिंग बताना है आपने। ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया। नेहा, नीलम, स्वीता, कुशल, जतिन, आर्मी, सोनिया, सुमन, लवली, साहिल, अरुण, नीलम। अपनी जो यूट्यूब चैनल है, किसी भी शख्स का यूट्यूब चैनल, उस पर डेटा दिखा कर एनालिटिक्स में जाके भाई कितने मेल कितने फीमेल। शायद इकलौता चैनल होगा हरियाणा का जिसके ऊपर 40% फीमेल है, 40% से ऊपर, 41 के आसपास है। देखो भाई, यू पूछ रहे क्या सब्जी हरियाणा के अंदर किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? किस सब्जी का सर्वाधिक योगदान करंट में होता है? किस मसाले का सबसे ज्यादा योगदान 2024-25 के दौरान हुआ है? किस औषधि का सबसे ज्यादा, औषधि, औषधि सबसे ज्यादा। 4 पॉइंट बन गए भाई अपने सारे के, फटाफट कमेंट करके बताओ। अलग अलग, आलू तो समझ लिया, आलू तो हो गया। अच्छा, आलू हरियाणा में सब तक गणा हुआ कड़ा, नो बताई दो फिर। हरियाणा में सब तक गणा आलू हुआ कड़ा है। राधे 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 भाई, राधे राधे। एक हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फूल का उत्पादन खेती हो? देखो भाई, फला में सबसे ज्यादा अपने याद रखना है हरियाणा के अंदर आम का उत्पादन होगा भाई, ठीक है। सब्जी में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर 2024-25 के दौरान आलू। मसालिया के अंदर पहली हल्दी हुआ करता, ईब हो गया लहसुन, लहसुन, ठीक है। औषधि के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा 2014-24-25 की रिपोर्ट जो आई है आर्थिक सर्वे, उसके अनुसार एलोवेरा औषधि में सबसे अधिक हो है। और फूला में गलेडियोलिस, ठीक है, जो फरीदाबाद में हुआ, गलेडियोलिस जो भी नाम है तुम देख लियो, ठीक है। ये सारे जो इनके अंदर हरियाणा जो है नंबर 1 हरियाणा है भाई। किसके अंदर है? इन सब के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। समझ में आएगी? यानी फला में आम है, ठीक है। सब्जियां के अंदर आलू सबसे ज्यादा वो है। मसालिया में सबसे ज्यादा लहसुन हरियाणा के अंदर उत्पादन हो है। औषधि में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर एलोवेरा होता है। और इसके अलावा फूलों में ग्लेडियलिस होता है। भाई अपडेट कर लीजिए अपने आप को, हल्दी नहीं है, हल्दी की जगह लहसुन आ गया बेटा, ठीक है। ग्लेडियलिस गुलाब का होता है कदा ना बेटा, बिना सीटी करें तो को नहीं पैर पड़ा है, पढ़ाई को नहीं, रिश्ता बढ़ाई को नहीं, पैर तय बात जाएंगे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य के अंदर है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सारा डाल के प्रश्न आओगे भाई। भाई बाबा रामदेव सागी आदमी है, जिन्हों होता बाबा रामदेव ने तेल और शैंपू बेचने थे, तो ये देश के पिछले 15 साल तक नाखून और बाल क्यों रगड़वाए थे? तो बोले ऐसे करो ऐसे करो, जब तो नू रगड़वाएंगे फिर बोले शैंपू लेने पड़ेंगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये अन्ना अन्नू इस तरह के नाम जो है कड़ा पाओगे दक्षिण हरियाणा के अंदर पाओगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई आज मलाई जिसका लास्ट में है सीधा तमिलनाडु ठोक दियो भाई। मुद्दू मलाई, मुद्दू मलाई, अन्ना मलाई, ये सारे के सारे जो है मलाई जिसका भी लास्ट में आवा है सीधा तमिलनाडु में ठोक दियो। मलाई जड़े भी आवा, समझ में आएगी? मलाई कसूर एकला बाबा रामदेव का कुनी, वो एक जना ने के करया जो करिया एक या फेयर एंड लवली ब्रांडी कौन सी करी मां कर दी गोरा उनकी, बूंडा काला एक जना मेरे तो बूंडा काला जमा जबक। फेयर एंड लवली लंदन हो गया लगभग 10 साल हो गई कि में भी कोई असर हुआ है। अच्छा जड़ तो फेयर एंड लवली खरीदिया करता क्या करता, उसका प्रूफ बिल ले आंदा, उसका बिल लेकर फाइल में धर दिंदा, 10 साल तक लाई, आखिरी में किमें असर कौन पड़िया। फिर आपने कोर्ट में केस कर दिया, उपभोक्ता कोर्ट में, ले जी मैंने या लाई और ये नौका की गोरा वस्ते मेरे बैंगन लगने का फर्क पड़ा। कोर्ट ने आखिर में क्या करा, सारे बिल बाल देख के 80,000 रुपया जुर्माना ले दिया। किमें को नहीं ओए ये बोली सो रही है बोले फेयर एंड लवली किमें, मैं इसका लेके देख ले अपने का जे वजे गोरी हो जे तो मड़ी ही भी कहने की बात है मेरे यार, धक्का ना करया करो। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम 2024 में हरियाणा राज्य के कितने खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने का काम किया था? फटाफट बताने का काम करिएगा।
2, 3, 4, 5। पेरिस के अंदर आप सभी को पता है 2024 के अंदर कौन से गेम हुए थे? ओलंपिक खेल हुए थे 2024 के अंदर पेरिस के अंदर। और जो पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में हमने जिक्र करना है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक ये जो हुए थे, ध्वजावाहक, ध्वजावाहक कौन था? फटाफट कमेंट करके बताओ। ध्वजावाहक यानी जो खेलों का जो शुभारंभ हो उसमें, और समापन के अंदर कौन था? ध्वजावाहक। समापन, समापन के अंदर कौन था बताओ? यानी जिसने पहली बार झंडा उठाया था, खेल शुरू हुए थे, उद्घाटन का जो ध्वजावाहक कौन था और समापन का कौन था भाई? देखो, ध्वजावाहक जब शुभारंभ का कौन था? सुमित अंतिल। फटाफट सुमित अंतिल के बारे में बताओ कि कौन सा गेम खेलने का काम करते हैं सुमित अंतिल। और सुमित अंतिल ने गोल्ड जीतने का काम करे। हाँ भाई, ठीक है। समापन के ध्वजावाहक कौन थे? याद रखना, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह। और अरविंदर सिंह आपने याद रखना है, तीर चलाने का काम करा तीर अंदाजी में, ठीक है, तीर अंदाजी में। इसने भी गोल्ड जीतने का काम करे। दो तो ये हो गए भाई, दोनों में आ गए। बल लाइक में कंजूसी ना करो, मित्र नु ना करो भाई यार। अरे सुमित अंतिल का नु पूछे गेम कौन सा है यार, मैंने गेम पूछे है। नितेश, नवदीप, धर्मवीर, ये तीन ही हो गए भाई, धर्मवीर, ठीक है। दो ऊपर ले हो गए, 5 हो गए। समझ में आएगी? अरविंदर तीरंदाजी जी, पद्मश्री वाला है, सही बात है। सुमित अंतिल का गेम पूछा है कौन सा है? कुश्ती लिखा है खागड़। मैंने गए भाई, सही है भाई। बाद में मत पूछना कि मोहब्बत को भुलाने की कोई दवाई है। बोले यार, बाद में मत पूछना कि मोहब्बत को भुलाने की कोई दवाई है। मेरे दोस्त ज्यादा घमंड ना करना उस पर, वो छोड़ देगी तुझे एक दिन, क्योंकि वो तेरे पास भी किसी को छोड़कर आई है। बाद में मत पूछना कि मोहब्बत की कोई दवाई है। ठोक दे अरे वाह जी। भाला फेंक, भाला फेंक, भाला फेंक, ठीक है। धर्मवीर, धर्मवीर का क्या है? क्लब थ्रो में, क्लब थ्रो। एंडी एंडी प्रश्न आओगे जो बस जुड़े रहोगे तो। धर्मवीर के है क्लब थ्रो के अंदर भाई। नवदीप बहुत कम हाइट है बेचारे की, देखा होता हमने, भाला फेंक। और जब जीत गया था, जीत्या पाछा अपना शुद्ध वाक्य जो हरियाणवी के भीतर था जो लिखना है, शुद्ध वाक्य जो तीसरी चौथी का बालक दीवारा पर लिखना शुरू करा है। गाल, गाल ठोक दी। एक पत्रकार पूछने लगा, बोलिया यार तना गाल बकी हुए, बोलिया डैश डैश में बताया था कौन सकता ले सभ्य आदमी हूँ। बोले भैया कौन बेटा? बोले उनका कोसी हरियाणवी और हिंदी कोसी उनका समझ में आती कि मैं बकली गाड़। नितेश बैडमिंटन के अंदर, ठीक है, नितेश बैडमिंटन के अंदर जो है गोल्ड जीतने का काम करे है। ये 5 आदमी तो भाई वह है जिनने गोल्ड जीतने का काम करे है, ठीक है। इसके अलावा 2 आदमी इसे हैं जिनने, 2 जने ने क्या जीता है? 2 रजत पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने। टोटल 8 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक के अंदर, और एक जो था वो कांस्य पदक है। इन सब के नाम, कांस्य किसने जीता है? कांस्य पदक जीते हैं मोना अग्रवाल ने। किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने जो है क्या जीता है? कांस्य पदक जीतने का काम करे है। 2 रजत पदक, फटाफट कमेंट करके बताओ। ए छोरी भर्ती का नको आप सभ्य जिया, मैं कद बूंडा बोलिया हूं। ए बोली छोरी, देखो, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया। गेम बताओ फटाफट छोरा के है। मनीष नरवाल, मनीष नरवाल शूटिंग वाला, ठीक है। यानी टोटल पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीतने का काम किया है? 8 पदक जीतने का काम किया है, ठीक है। याद रखना 5 तो ये होगी। देखो, ध्वजावाहक कौन थे? सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड जीता है। समापन में अरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड जीते हैं। तीसरे कौन है? नितेश ने बैडमिंटन में, नवदीप ने भाला फेंक में, धर्मवीर ने क्लब थ्रो में। 5 तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा योगेश कथुनिया चक्का फेंक में, मनीष नरवाल ने शूटिंग में 2 जीते हैं रजत पदक, और मोना अग्रवाल ने जो है कांस्य पदक जीतने का काम किया। फटाफट नो बता दो कि मोना अग्रवाल ने कांस्य जो है किस चीज में जीतने का काम किया है? मोना ने शूटिंग के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। शूटिंग के अंदर जो है, शूटिंग के अंदर मोना के द्वारा जो है पदक जीतने का काम किया, कांस्य पदक। टोटल ये 8 पदक पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा जीतने का काम किया है। ओके है, समझ में आ गया तो फटाफट एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई।
रविंदर सिंह, पूजा, सुमित्रा देवी, सीमा, सुनीता, एसएससी एस्पिरेंट, विपुल यादव, साइन कोचिंग सेंटर। बहुत बढ़िया भाई, टोटल अराउंड ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग मोना मेरी वाइफ है जी, लगता था कौन तुम बैर क्या है क्यों झूठ बोल रहा है? चलिए भाई शाबाश, जिन्हें लाइक नहीं कर रखे लाइक कर दो, और जो रहे बाद में क्लास देखने लग रहे हो कमेंट करके नो बता दिया करो क्लास किसी लाग है। बताओ भाई, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999। 1999 के अंदर जो है हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर महिला आयोग की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। और वर्तमान समय में जो है रेणु भाटिया, श्रीमती रेणु भाटिया जो है वो क्या है, महिला आयोग की, हरियाणा महिला आयोग की के प्रमुख कौन है? रेणु भाटिया है। क्या तमने लगता है उनके पुरुष भी प्रताड़ित हो? उसका नहीं, पुरुष हो के प्रताड़ित या महिला महिला हो? 1994 के अंदर क्या बना था? राज्य वित्त आयोग बना था। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और वर्तमान के इसके चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव। ठीक है, पी राघवेंद्र राव। ठीक है, वर्तमान के अंदर इसके चीफ कौन है? पी राघवेंद्र राव। 2012 2014 महिला अच्छा पुरुष हों देखो नहीं। उत्तर बताओ इसका फटाफट, जल्दी बोलो शाबाश। बिल्कुल सही है, साल 2012 जो है, 2012 के अंदर जो है मानवाधिकार आयोग भी बना था। और 2014 के अंदर जो है एक आयोग बना था हरियाणा के अंदर, इसका नाम क्या है? सेवा का अधिकार। ठीक है, सेवा का अधिकार जो है 2014 के अंदर बना था। और टीसी गुप्ता वर्तमान समय में क्या है? इसके चीफ है। ठीक है, टीसी गुप्ता वर्तमान समय में सेवा का अधिकार अगर कोई आपसे पूछे तो इसके चीफ है टीसी गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा यानी मानवाधिकार आयोग 2012। अच्छा, वर्तमान समय में हरियाणा का जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग का चेंज हो गया भाई, मैंने तो शायद आज ही ये पढ़ा था। अगर कोई चेंज हो गया तो फटा बताने का काम करिएगा मुझे, मैं अभी लिख देता हूं अगर चेंज हो गया तो। ठीक है, अच्छा 2012 में एक और आयोग बना था हरियाणा के अंदर, इसका नाम है किसान आयोग। और वर्तमान समय में जो है अपना एक याद रखनी, किसान आयोग का अध्यक्ष कोई आपसे पूछे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वर्तमान समय में। ठीक है, किसान आयोग की वेबसाइट के ऊपर मैंने आज ही चेंज किया है ना, यहाँ मैं तो टाइम पास करा। आदमी किसे हो रहे बेचारे, को ड्राम तो डर रहा है, को क्या तो डर रहा है। आदमी अब के रह रहे हैं बेचारे पे, सच्ची बात को नहीं। चलिए भाई आगे चलूं, ओके रिपोर्ट लिख के भेजते रहो भाई। ये क्रांति बैच है सीईटी का, हरियाणा ने हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और गजब की एजुकेशन देने वाला एकमात्र ऐप है। लीसो सबका फोन में होना चाहिए जिसने स्टडी मटेरियल चाहिए भाई। 13 नोट्स तो ये मिलेंगे, 3 जो है अपना अलग मिलेंगे, 16 नोट्स मिलेंगे। 89 507 0 2500 70 से 75 का बीच का स्कोर करना, तो ये नोट्स रामबाण नोट्स आपका काम आओगे सारा के सारे भाई। ठीक है, और ये अपनी 3 किताब है, यो प्रैक्टिस सेट है जिसका भी 70 75 नंबर आएंगे सारे में। नो सोच लो बेड़ा पार है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सोल्यूशन भी, और गल है ओएमआर सीट तक भी दे रखी इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट भाई, तब तक मैं अपना मसूरी कर लूं, सौदा बेच लूं अपने। यह अपनी एरर फ्री किताब है हरियाणा वाणी के नाम से, तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से है। इस पर का डेटा अपना पूरे हरियाणा में कड़े को नहीं मिले, यह अपने करंट अफेयर है भाई, हरियाणा वाणी के नाम से तीनों मिलेगी। इस प्रश्न का उत्तर बताओ मैंने फटाफट शाबाश। 2024 में हरियाणा राज्य में कितने जिलों का लिंगानुपात 900 से अधिक रहा? बहुत टॉप टॉप के प्रश्न होंगे। विकास का उत्तर गलत है, प्रत्युषा कह रही पता नहीं, वर्तिका सिंह 16 कह रही हैं। लाइक कर दो सारे साथी एक बार, फिर आप इसके ऊपर जिक्र करने का काम करेंगे। देखो भाई 2024 की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल लगभग जो औसत निकाली गई हरियाणा का लिंगानुपात था वो था 910। जो आपसे पेपर में पूछ लिया कि 2024 के अंदर हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो आपका उत्तर क्या होगा? 910 था। ठीक है, इसके बाद नु पूछ लिया कि हरियाणा के किस जिले का 2024 के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है, तो आपने याद रखना वो है YNR यमुनानगर, 939 लड़कियां हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात आपसे पूछने का काम करे तो CD चरखी दादरी,
ठीक है। चरखी दादरी का 800 कुछ है, यानी सबसे कम लिंगानुपात 2024 के अंदर हरियाणा के कौन से जिले का रहा, तो आपका उत्तर क्या होगा, चरखी दादरी जो है, चरखी दादरी का लिंगानुपात सबसे कम रहा है, 870 के आसपास इतना ही होगा। ठीक है। इसके बाद अच्छा एक अवार्ड दे हरियाणा सरकार, अवार्ड का नाम क्या है, लिंगानुपात सुधार पुरस्कार, लिंगानुपात सुधार पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार के तहत रुपये मिलते हैं भाई, इसमें 5 लाख रुपए, प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए। इब कड़ा दो आएंगे भाई, कौन से, एक तो यमुनानगर ने मिला है 2024 में, दूसरा मिला है करनाल ने, तो 2.5 लाख रुपए धनुआ के डीसी ने बांट ली, जो डीसी होता है जिले का मालिक, उसको देने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आएगा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात यमुनानगर का है, और चरखी दादरी का शायद 869 कुछ था, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। ठीक है, यानी चरखी दादरी का सबसे कम था लिंगानुपात 2024 में, पूरे हरियाणा का 910 था। लिंगानुपात सुधार के अंदर पहला जो पुरस्कार है 5 लाख किन किन 2 जिलों को मिला है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कौन से, यमुनानगर और करनाल को मिला है। तो 2024 में हरियाणा के कितने राज्य, 17 ऐसे राज्य हरियाणा के जिनका लिंगानुपात क्या रहा है, 900 से अधिक रहा है। ठीक है, यमुनानगर और करनाल 2 जिले आपने ध्यान रखना है। और दूसरा जो जिला था 3 लाख रुपए के साथ में महेंद्रगढ़ रहा था। तीसरा जो जिला था इसमें भिवानी था 2 लाख रुपए के तहत। ठीक है, भिवानी 2 लाख रुपए के तहत। ओके है, 8, 7, 9 ये हरियाणा का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलना है अपनी मंजिल से। ओके है जी। रवि जांगड़ा, अन्नू आर्या, साहिल, रविंद्र कुमार, जय मां आस्था भवानी जागरण ग्रुप, मस्त क्लास रुका है ना भाई, इसी बात तो को नहीं भाई, सही चलने लग रही उरत हो। सफीदो लाइब्रेरी से राम राम भाई। चलिए भाई, पुरुष साक्षरता दर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। हरियाणा सरकार देती बेटा ये अवार्ड, हरियाणा सरकार देने का काम करती है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। जिन निकम्मे ने लाइक नहीं ठोकर के लाइक कर दो, शाबाश। भैया जो बेरोजगारी है इसका किमें न किमें कारण तलाशने का काम करिएगा। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, एक बार वाह कर दो सारे, फिर बताऊंगा इंडी इसके बारे में। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और करके अपनी जिंदगी बर्बाद लड़कियों की खातिर, फिर कहते हैं सर हम बेरोजगार बैठे हैं। भाई तारी गलती है। बहुत बढ़िया। देखो अगर नू पूछ ले कि हरियाणा का जो है साक्षरता दर के अंदर नंबर, सीधा डायरेक्ट पूछ ले, हुआ साक्षरता दर, यानी जो राज्य जो है उन राज्यों के अंदर, ठीक है, टोटल राज्य जो है, राज्यों के अंदर आपको पूछने का काम करे देश में। जब अपन एक बात पढ़ी थी कि 1966 के अंदर जिस समय हमारा हरियाणा बना था, तो 20% हरियाणा की साक्षरता दर थी, यानी मात्र 20% लोग पढ़े लिखे थे। आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने हैं, 75% के आसपास जो है, 75.60% लोग हैं वर्तमान समय में। 75% क्या है, हरियाणा की साक्षरता दर है। ठीक है, पूरे देश में जो है अपने याद रखना कौन सा है, तो 15वां स्थान जो है ओवरऑल पूरे देश के अंदर है। लेकिन उरे के पूछ रहे क्या है, पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर में याद रखना केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, ठीक है, यानी 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, इनको मिला करके, ठीक है, 19वां स्थान है। अगर सिर्फ 28 राज्यों में से पूछा हरियाणा का स्थान, तो फिर कौन सा स्थान था पुरुषों का, फिर 12वां स्थान था पुरुष साक्षरता दर में, 12वां। समझ में आएगी, एक ले 28 राज्यों में तो पूछे फिर तो 12वां है। केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल मिला के कोई आपसे पूछे फिर कितना हो गया, फिर 19वां हो गया। समझ में आएगी। 24 के आपने याद रखना है महिला साक्षरता दर में, ठीक है, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। इन्हों को गुरुजी आपने तो 18 बताया था, 18 तो है सिर्फ राज्य में। अगर सिर्फ राज्य जो है 28 राज्यों के अंदर पूछा है तो फिर तो है 18वें नंबर के ऊपर है। और अगर जो 28 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी मिलाने के बाद में फिर महिला साक्षरता दर हरियाणा में कौन से नंबर के ऊपर है, फिर 24वें नंबर के ऊपर है। फिर कौन सा नंबर है, 24वें नंबर के ऊपर है। ओके है,
सब न बेरा हरियाणा का सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग खड़ा है तो हरियाणा का गुरुग्राम है, और सबसे कम हरियाणा का कौन सा जिला है, तो कम कौन सा है, तो आपने याद रखना मेवात है। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस धर्म के लोग हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा जी, जैन। जैन धर्म के लोग सबसे कम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम आपने पता कौन है, तो याद रखना है मुस्लिम धर्म के लोग जो हरियाणा में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, अगर धर्म के अकॉर्डिंग आप देखने का काम करा तो। यह बात समझ में आएगी। बावड़ लाइब्रेरी से राम राम, धीरू सोलंकी, सुदेश, साहिल, नरेंद्र, देव, सीमार जी, बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहे हैं। एस्टेट में भी काम आओगे, बोली चोरी 10 नंबर की आओगी, इसे इन्हें मतलब प्रश्न आओगे एस्टेट में कि नहीं आ रहा होगा कि मैं। मुस्लिम सबसे कम, जैन धर्म के लोग हरियाणा में सबसे घने पढ़े लिखे हैं, 75.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, 1966 के आप निकालने का काम करा तो फिर कितनी थी, 20% थी मात्र। ठीक है, ओवरऑल पूछ ले हरियाणा का जो है 15वां नंबर साक्षरता दर में पूरे भारत में। इसके अलावा जो है याद रखना है कि पुरुष साक्षरता दर में 19वां, अगर 28 राज्यों में से पूछे तो फिर 12वां हो जाएगा। महिला साक्षरता दर पूछे, अगर राज्य में से पूछे तो 18वां, ओवरऑल पूछे तो हरियाणा का जो महिला साक्षरता दर में कौन सा नंबर है, 24वां नंबर है। समझ में आएगा कि नो, बताए दो, मेरा नो डाउट है, तारा समझ में कौन आया जी। रवि मोहर, भगवान करे आपकी जॉब लग जाए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम छोड़कर मेरी क्लास देख रहे हैं। आइकॉन लाइब्रेरी आंसी से लाइव है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आइकन आड़ो लाइक कर दो फिर सारे के सारे। नोहर भादरा से संजय सैनी कह रहे हैं राम राम भाई जी, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। जिया नुहा, आप सभी का प्यार भरी नमस्कार आप सभी को मेरी। ओके है, नेक्स्ट फेंको जी, लब फेंक दिया बानू पकड़। निम्न में से किस महर्षि का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है? अलग अलग टॉपिक का मतलब नन्हे एंडी एंडी प्रश्न आओगे, बताओ से बस। लक्षद्वीप तक के हो गया, लक्षद्वीप का समझ में नहीं आ छोरी क्या तो लिखा है, देखो, ऋषि वेद व्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ जो राम के गुरु थे, ययाति, दधीची, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे के सारे जो है हरियाणा के कौन से जिले के ऋषि है, तो आपने याद रखना के आर, कुरुक्षेत्र जिले के इन ऋषियों का संबंध रहा है। ठीक है, इसके अलावा महर्षि मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर, ठीक है, इनका संबंध करता रहा, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र से। दुब्बलधन गांव पड़ता है, दुब्बलधन, ठीक है, दुब्बलधन गांव हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। सबसे क्रोधित ऋषि माने जाते हैं दुर्वासा ऋषि। ठीक है, पराशर ऋषि का संबंध बहलोलपुर गांव है, बहलोलपुर, बहलोलपुर गांव करनाल जिले से पराशर ऋषि का संबंध है। ठीक है, उद्दलक ऋषि, ठीक है, उद्दलक ऋषि। इसके अलावा यो डोसी में कौन सा बाबा बैठा करता रहा, यो चौवन ऋषि, चौवन ऋषि, ठीक है, उद्दलक ऋषि, चौवन ऋषि, इन सब का संबंध कौन से जिले से है, बिल्कुल भाई महेंद्रगढ़ से है। उद्दलक ऋषि, चौवन ऋषि, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, ओके, रामदेव बाबा का संबंध भी महेंद्रगढ़ से। ऋषि और बाबा में फर्क है बेटा, रामदेव बाबा है, स्वामी है, ये ऋषि थे, धनवा में फर्क है। ठीक है, तो आपने याद रखना है उद्दलक ऋषि, चौवन ऋषि, इन सब का, पिपलाद ऋषि, इन सब का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, महेंद्रगढ़ जिले से, इन सारे ऋषियों का। अरे एसएससी महेंद्रगढ़ का तो उसे मैंने गया, लेकिन वो बाबा है, ये ऋषि थे, सारा सौदा न्याय रहेगा बेटा। चलिए भाई अगला प्रश्न, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? पारंपरिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार जो है, ठीक है, इसके अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पूछ रहे क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर, भोपाल, गुड़गांव या फिर लखनऊ, बताइएगा शाबाश। सोना क्या कह रहे हैं, कुछ भी। पिपलाद बिल्कुल बागोत महेंद्रगढ़ में। अमित पुनिया, परशुराम सबसे खतरनाक थे, उनका संबंध रामराय गांव, जिला जींद से है। बताओ बस बस, बिल्कुल सबके सही उत्तर, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल ओके है, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो है पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के गुड़गांव के अंदर हुआ है,
और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के रूप में जानते हैं, मेडी सिटी, साइबर सिटी के रूप में जानते हैं, विश्व की कोल कैपिटल सेंटर के हब के रूप में हम लोग गुड़गांव को जानने का काम करते हैं। जी सबके बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ले भाई नेशनल जीके का है क्या, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ शाबाश, योजना आयोग का गठन। चलिए भाई, बिल्कुल मस्तनाथ का समुद्र रोहतक से था भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक वह योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष होता है। तो याद रखना है, पहले वाला कब बना था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, इन्वेटर फ्री शहर है, बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों पर चर्चा बाद में कराएंगे। 1952 कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तारीख थी 15 मार्च की भाई, 15 मार्च 1950 को भारत के अंदर किसका गठन होता है? योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। ठीक है, यानी अध्यक्ष कौन होगा? मौका का प्रधानमंत्री। तो उस टाइम पे 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? जेएलएन यानी जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे मौके के प्रधानमंत्री थे, इसलिए योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कोई पूछ ले तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है वो क्या थे? योजना आयोग के पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अब मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग, एनआईटीआई। एनआईटीआई की फुल फॉर्म फटाफट लिखो के है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। और इसका मतलब 1 जनवरी 2015 को जो बंदा प्रधानमंत्री होगा वो ही नीति आयोग का पहला अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष पूछा तो कौन है? एनएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, और पहला उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन था? तो अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो थे वो नीति आयोग के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान समय में के सुमन बेरी, के सुमन बेरी जो है आज जो है वो नीति आयोग के वर्तमान समय में क्या है? उपाध्यक्ष है। जी अब नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 से। एक आसान सा प्रश्न पूछता हूं नीति आयोग के बारे में, फटाफट आपने कमेंट करके। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का आखिरी अध्यक्ष कौन था? आयोडा है, अरविंद पनगड़िया योजना आयोग नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आज के सुमन बेरी वर्तमान समय नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कड़ता कॉपी मेरी है बानू, ठहके ले आ कड़ता सीधा अनुकानु गूगल में। वर्तमान समय में नीति आयोग के मुखिया कौन है? के सुमन बैरी है। पहला पूछा तो अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? नरेंद्र मोदी। आपने ये बताना कि नीति आयोग के, सॉरी इसके क्या बोलिया करा वो अपना, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? देखो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 में बना है। इससे पहली तारीख कौन सी होगी? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को जो प्रधानमंत्री होगा, 26 मई ने मोदी ने शपथ ले ली थी, 31 दिसंबर ने मोदी था, तो इसका मतलब जो है मनमोहन सिंह को नहीं आओ, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? बताओ शाबाश। जिन साथियों ने लाइक नहीं करके एक बार सारे साथी लाइक। इबी मनमोहन सिंह लिखा है कदा, या समझ में को नहीं आया? मनमोहन कोनी खागड़। अरे 26 मई 2014 मोदी प्रधानमंत्री बन गया, 1 जनवरी 2015 को नाम बदल दिया। 1 जनवरी 2015 तक पहला दिन क्या हो गया? 31 दिसंबर 2014। जब मई में शपथ ले ली थी तो दिसंबर में भी तो मोदी था खागड़ है, इसलिए योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो मोदी होगा। ओके है भाई, के सुनना है गरीबा का। देखो भाई, हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन लोकगीत, अगर नू पूछ ले कि हरियाणा राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कोई आपसे पूछे, प्रसिद्ध लोकगीत, हरियाणा राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 मासा। ठीक है, इसके अलावा डेरू गाथा, यो एक के है भाई, डेरू गाथा हरियाणा की प्राचीन लोक गाथा है। हरियाणा की प्राचीन लोक गाथा कोई आपसे पूछे तो वो कौन सी है? तो याद रखना है डेरू गाथा हरियाणा की सबसे प्राचीन है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन अगर कोई आपसे पूछने का काम करें, प्राचीन लोकगीत कौन सा हरियाणा का? आल्हा जो है, आल्हा लोकगीत पूछ रहे क्या भाई? ठीक है, डेरू जो है हरियाणा की प्राचीन लोक गाथा है। प्राचीन गीत पूछ ले हरियाणा का आल्हा है। प्रसिद्ध लोकगीत पूछ ले, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर 12 मासा हो जाएगा। समझ में आएगी उर तक बात? किस किस का कौन आई? किस किस के कौन आई? देखो
तीन बात याद रखनी है, इसकी खोज किसने करी थी? चार्ल्स इलियट के द्वारा। किसने करी थी? चार्ल्स इलियट। फिर याद रखना इसका संबंध किससे है? संबंध किससे है अल्लाह गीतों का? चंदेल राजा परमल से। चंदेल राजा परमल से जो है अल्लाह गीतों का वो है। इसके बाद इसका चित्रण किस बंदे ने किया था? चित्रण 1230 ईस्वी के अंदर जो है अल्लाह गीतों का चित्रण किसके द्वारा कराया गया था? जगनिक भाट के द्वारा जो था वो चित्रण करने का काम किया गया था। किसके द्वारा? जगनिक भाट। बिल्कुल उद्दल जो था अल्लाह का क्या था? बाई हुआ करता। 1230 के अंदर। ठीक है भाई, 61 है अरबल पार्क, 2 बढ़ा दिए। अगर ऐसा है तो मैं अपडेट करने का काम करूंगा उसको। 61 बताया था मैंने उस दिन भी क्लास के अंदर। रागनी के बारे में कोई आपसे पूछे तो हरियाणा की, अगर पेपर में आ जाओ कि हरियाणा की गायन शैली कौन सी है, तो याद रखना हरियाणा की गायन शैली है रागनी। ठीक है। अगर नु पूछा कि रागनी के वर्तमान स्वरूप का जनक किसको माना जाता है, ठीक है, तो अगर जो है रागनी के वर्तमान स्वरूप का जनक पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। समझ में आएगी उर तक सारी बात जो मैंने बताई है? प्रैक्टिस सेट आप उसके अंदर जाके देखेंगे, टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, नहीं तो इस क्लास का नीचे लिंक दिया मिलेगा, अपना बाद में देख लियो। उस लिंक पर जाके वहां से बाय कर सकते हो, नहीं तो हरियाणा प्रदेश के किसी भी बुक डिपो के ऊपर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उर तक समझ में आ गया? 12 मासा प्रसिद्ध लोकगीत। डेरू गाथा हरियाणा की प्राचीन लोक गाथा। आला जो है प्राचीन लोकगीत है, चार्ल्स इलियट ने खोज करी थी। संबंध चंदेल राजा परमल से है। चित्रण जगनिक भाट के द्वारा 1230 के अंदर किया गया। रागनी जो है हरियाणा की गायन शैली है वर्तमान समय में। और आधुनिक जो रागनी का जनक किसको माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। ओके है जी। डी ग्रुप से पहले रिजल्ट देने से पहले यस और नो का पोर्टल वो करवाना था। ये मेरे वो भाई प्रैक्टिस सेट है, जो इसमें 70 प्लस नंबर एवरेज 15 के 15 में ले लेगा। हिंदी इंग्लिश में है 15 सेट है, व्याख्या भी दे रखी है, गल्ला OMR सीट भी दे रखी है इसका। मैं ये बहुत काम की चीज है, एरर फ्री, अपना एरर नहीं मिलेगा टोने से भी। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट समेत सारी 16 की 16 किताब आपने गरा मंगवानी 89507025, इस नंबर पर फोन कर लियो। बहुत काम के रामबाण नोट्स हैं, 75 प्लस स्कोर आ जाओगा जो सारे को लेकर जाओगे तो। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को कब तक बढ़ाया गया? एक दुष्ट व्यक्ति ये कह रहा है कि ये रिकॉर्डेड क्लास चला रखी है सर ने। ये मूर्ख व्यक्ति, ये देखो 7 जुलाई 5:02 का समय हो चुका है। ये बिल्कुल लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डेड को नहीं। ये भी लिखने लग रहा, देख ले भगत कि मैं तो शर्म कर ले रहा थोड़ी मोटी तो। हरियाणा वस्त्र नीति देखो, यह थी 2000 आत्मनिर्भर 2022 से लेकर के 2025 तक बनाई थी पहले तो यार, अब इसको बढ़ाने का काम कर दिया। ठीक है, तो याद रखना। अरे दीरू यार कह दिया 61 है भाई, अगर गलती तो छप गया तो कड़िया मैं 61 बता दिया तेरे तक यार। ये बार बार कमेंट क्यों करा उसके यार? 61 बता दिया मेरे यार। देखो यानी वस्त्र नीति, ये सूट को नहीं होंगे लुगाइया के, जो एक जगह तो 5 सूट गाल दिए किसी ने, ब्याणी रिश्तेदारी तो बस में ब्याणे बिक जाएंगे। अगली फिर ये तो बोले चलान वाले सूट से ब्याणी तो किसी की रोहतक रिश्तेदारी हुए सूट रोहतक बिक जाएंगे, घूम फिर के उल्टे कर आए जाएंगे नुए सारे रिश्तेदारियां में क्वाइंट के। इसलिए सरकार ने सोचा कि आत्मनिर्भर वस्त्र नीति बनाई गई, और उसके लिए जो है दिसंबर 2026 तक हरियाणा को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि जो है बसा में सूट नहीं आंडा है। सभी साथी सारा के सारे जो है लाइक करने का काम करते हैं क्लास को। बहुत गजब गजब के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, काले मृद बांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किस सभ्यता के चित्रों पर किया जाता था? बताइएगा शाबाश भाई। यार कह तो दिया हुआ तुमने, वेटिंग यस और नो का ऑप्शन खुलना था, खोलिया कौन अगला नहीं उसमें क्या कर सका, या तो पहले आप लोगों ने आवाज उठानी थी इस चीज की। ईब मैं बता क्या कर सकूं इस मामले में। जो 7500 की जो भर्ती जो आई है रिजल्ट आया, उसमें अगर जो बालक पहले लग रहे हैं यस नो का पोर्टल खुल जाता तो और बालका ना मौका मिल जाता। अब नहीं खुला है, बात जैली, उससे पहले आप लोग कहां थे? अपना आवाज उठानी चाहिए थी ना। देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला कोई आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना सीसवाल सभ्यता जो, ठीक है, सीसवाल सभ्यता।
सीसवाल सभ्यता जो हरियाणा की सबसे प्राचीन है, ठीक है। चित्रकला का विकास हरियाणा के अंदर कोई पूछ ले तो याद रखना आपने 18वीं सदी के अंदर हुआ था, ठीक है। 18वीं सदी के अंदर रेवाड़ी के राव के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में? राव के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ था। नो पूछ ले हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ था, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर हो जाएगा रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई क्या है, सबसे पहले सीसवाल सभ्यता, मैंने सारी चीजों का पे जिक्र कर चुके हैं। सीसवाल सभ्यता के बर्तनों की क्या निशानी थी? सीसवाल सभ्यता देखो, काले मर्दबांड, ठीक है। को काली चीज है और काली चीज पर को सफेद चीज खिंड जाया हुआ है, समझ में आ जाएगी। को काली चीज है और काली चीज के ऊपर सफेद चीज खिंड जाओ एकदम, आदमी बैठ के क्या करेगा? शीशम में देखेगा, समझ में आएगा क्या? में देखेगा आदमी, शीशम जाके देखेगा। नर्सिंग जीजीएम स्पेशल क्या लिख रहे हैं आप? समझ में नहीं आया मेरे को। काले मर्द बांड पर सफेद चीज खिंड जाए तो आदमी कड़ा देखेगा, काला चीज है और सफेद खिंड जाए तो आदमी शीशम देखेगा, समझ में आएगी बात। तो यानी सीसवाल सभ्यता की निशानी क्या थी? काला पर दौड़ा खिंड जाए, शीशम जाके देखना है, ठीक है। ओके, हार के जाट देख, गलत समझ गया मैंने, मेरा नीत का बेरा हमने, मैं के समझाने लग रहा हूं, समझे के है। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी मिलेगी, ठीक है। यानी काला के ऊपर को दौड़ी चीज खिंड जाए, शीशम में जाके देखना, बस इतनी बात याद रख लियो, हो जाएगा, हो जाएगी याद। तो वो कौन सी है? सीसवाल सभ्यता है, काला पदोड़ा, काला पदोड़ा सीसवाल, काला पदोड़ा सीसवाल, ठीक है। और ये जो है काला के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, खड़ी रेखा, वो किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। काला के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी खड़ी रेखाएं, वो किसकी निशानी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सारी सारी निशानी, ठीक है। वैदिक काल के अंदर जो है चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मर्द भांड जो है, चित्रित धूसर मर्द भांड जो है, मर्द माने माटी, भांड माने बर्तन, ठीक है। चित्रित धूसर मर्द भांड, ये वैदिक सभ्यता की निशानी थी, समझ में आएगी। चित्रकला जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला जो है आपने याद रखना, वो कौन सी है? सीसवाल सभ्यता की है। विकास सबसे ज्यादा 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? रेवाड़ी के राव के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अपने याद रखनी, काला पर दौड़ा खिंड जाए तो शीशा देखना अपने, काला पर दौड़ा शीशा याद रख लियो। सीसवाल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में काला के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी खड़ी, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा वैदिक काल की निशानी है चित्रित धूसर मर्द भांड जो है। अरे के इंद्रियां ना साधे गुरु बिन शान, भाई के इंद्रियां इंद्रियां जिक्र ना कर, मैंने पढ़ा लेने क्लास में यार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ले भाई नेशनल जी के ले ले। भारत में हमें जाखा और ओंगे जनजाति कहां मिल सकती है? ले नेशनल जी के गगन को था, हरियाणा जी के ले बताओ शाबाश। जाखा और ओंगे जनजाति अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ या फिर दमन और दीव, बताइएगा शाबाश। टोम्पेन, सेंटिनली, निकोबारी और जाखा और ओंगे, ये सारी की सारी जनजातियां कड़ा मिलेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जनजातियां मिलेगी। एक इसी जनजाति है, मेरे नाम ध्यान में आ गया, मैं एक दिन अखबार के अंदर पढ़ रहा था, और ना तो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है मात्र 1000 लोग हैं, ना तो किसी का कानून चलता उड़े, अपना इंडिया का कानून को चल रहा, उनका अपना कानून चल रहा है। ना उनके पास आज मोबाइल है, ना आज उनके पास इंटरनेट है, टेलीविजन भी को नहीं, मतलब उनके पास में। वो जनजाति मेरे ध्यान में को निकल बताऊंगा, उसमें सर्च करके देखूंगा। अरे अपने देश के अंदर है भाई। ये जो चैट रिवेन्यू के अंदर जो पैसे भेज रहे हैं, आपसे निवेदन है कि भाई रुपये ना भेजो, मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा 2 रोटी का गुजारा चल रहा है। 119 रुपये भेज रखे, किसने भेजे? प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, ये काम ना करो भाई। किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? देखो भाई, टोपरा अभिलेख, फटाफट कमेंट करके बता। टोपरा, एहोल, लाडनू, सिरसा, कौन से अभिलेख से मेरा पता कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? टोपरा अभिलेख हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख है भाई, ठीक है। कितने अभिलेख मिले हैं जी? 7 मिले हैं भाई। इसकी लिपि कौन सी है? लिपि टोपरा अभिलेख की, तो याद रखना इसकी लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि है। भाषा कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है टोपरा अभिलेख की, अशोक के टाइम का, ठीक है। इसके अलावा चुरा के कौन ले गया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक कड़े ले गया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। तो आज जो है ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर रखे हुए हैं।
समझ में आ गया। कड़े रखे हुए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर। यानी हरियाणा का सबसे पुराना पूछ लो, टोपरा अभिलेख कहां से मिला था, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। टोपरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि के अंदर है, प्राकृत भाषा के अंदर है, 7 है ये टोटल, ठीक है। इसके अलावा नु पूछ ले कि टोपरा अभिलेख से किस चीज की जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर होगा हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, टोपरा अभिलेख से। कल की क्लास का टाइम भी वही 4 बजे रहेगा, कल फिर 4 बजे क्लास है। पीडीएफ जो सारी की सारी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल ऊपर पीले पीले पट्टी में दिखने लग रहा है, उसके अंदर दे दूंगा आपने, ठीक है, होगी। यानी टोपरा अभिलेख के अंदर जिक्र किस चीज का, तो आपने याद रखना है हरियाणा के इतिहास का। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख के अंदर जिक्र किसका है, एक राजा था अरसवर्धन, ठीक है, और एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा था, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। इनके बीच में जो 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट के ऊपर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन किसके अंदर है, एहोल अभिलेख के अंदर है। और लाडनो अभिलेख के अंदर यह बात लिखी हुई है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। सिरसा अभिलेख के अंदर किस संप्रदाय का जिक्र है, तो आपने याद रखना है सिरसा अभिलेख के अंदर जो है पशुपति संप्रदाय का जिक्र किसके अंदर है, सिरसा अभिलेख के अंदर जो है पशुपति संप्रदाय का जिक्र है। सेंट लीज, कोई बात नहीं, ओके भाई, ठा देंगे तारी मांग, ठीक है, ओके है। आगे बता, बस और कमेंट ना करे, समझ में आएगी मेरे। ओके रिपोर्ट है। पुलकेशी ने रहा था हर्षवर्धन को, उसके बाद दोनों के बीच में जो है सीमा रेखा अपसरी में सीमा का बंटवारा दोनों के बीच में हो गया था। हाल ही में किन भाषाओं को संघ सरकार मतलब मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम किया, फटाफट कमेंट करके बताओगे। यानी कौन सी सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन को दिया गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। जी, इन भाषाओं को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम किया गया अभी 2-3 महीने पहले। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला, इनको जो है कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। हरियाणा के किस जिले में एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल है, फटाफट बताइएगा शाबाश। सुना दूं शायरी, एंडी वाह वाह कर दो फिर, लेक शायरी की डिमांड है रही है, करो वाह वाह एक बार शाबाश। एंडी वाह वाह कर दो एक बार, ले हो गया। प्रवीण कुमार 57 ले शायरी ले ले, फिर वाह वाह करना पड़ेगा सबने, सारे जितने बैठे। मोहब्बत में किए गए वादों को निभाता कौन है, इश्क तो खुद ही सीख जाते हैं, सिखाता कौन है। मोहब्बत में किए गए हर वादे को निभाता कौन है, इश्क तो खुद ही सीख जाते हैं, सिखाता कौन है। सबसे आसान है किसी को बेवफा लिख देना, सबसे आसान है किसी को बेवफा लिख देना, भला अपनी कहानी में खुद को गलत बताता कौन है। मोहब्बत में किए गए वादे निभाता कौन है। देखो भाई, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से पर्यटन स्थल है, देखो नीलकंठी, नीलकंठी कृष्णाधाम, नीलकंठी कृष्णाधाम जो है याद रखना आपने भाई। और पिपली के अंदर एक है पैराकीट, ठीक है, पिपली के अंदर पैराकीट। अच्छा, हरियाणा सरकार के द्वारा टोटल 44 पर्यटन स्थल घोषित किए गए हैं। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है। पलवल के अंदर कौन सा है, डबचिक, ओडल के अंदर है डबचिक, ओके है रिपोर्ट। फरीदाबाद के अंदर कौन सा है, यो रही फरीदाबाद के अंदर यार, यो नाम में लिख गया, सूरजकुंड में है यार, कौन सा है भाई, दिमाग से लिख गया, बता दियो आप। हाँ, सोनीपत के अंदर एक तो है चकोर, और एक कौन सा है एथनिक इंडिया, चकोर और एथनिक इंडिया। फरीदाबाद वाला एक लिख गया तो लिख गया, जान दो साड़न जान दो। फरीदाबाद वाला ध्यान में है, जो सूरजकुंड के अंदर है यार, वो है तो नाम है हर्मिटेज तो नहीं, हाँ अनंगपुर नहीं, हर्मिटेज है, हर्मिटेज, अर्मिटेज। अरे तो एक वो आ गया मैगपाई, अर्मिटेज और मैगपाई, ये दोनों के दोनों किसके हैं, फरीदाबाद के, ठीक है। तो एथनिक इंडिया
और चकोर दोनों सोनीपत के हैं। कुरुक्षेत्र का नीलकंठी कृष्णा धाम, पिपली का पैराकिट, डबचल डबची गोडल का है, फरीदाबाद के अंदर अर्मिटेज और मैगपाई, सोनीपत का चकोर और एथनिक इंडिया। 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो है कौन से कितने हैं तो आपने याद रखना है, 44 स्थलों को जो है पर्यटन स्थल घोषित करने का काम किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में हरियाणा कितने पदक जीत करके ओवरऑल चैंपियन बना है? ले भाई हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न है कि गूंठ पिया हूं, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ इसका उत्तर भाई। तो बाद में क्लास देखने लग रहे हैं वो लाइक कर दिया करो बाद में, बड़ा अच्छा लगता है। 34 प्लस 39 प्लस 31, ये मार लो जोड़। 34 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं 39, और ब्रॉन्ज मेडल जो है कांस्य पदक जीते हैं 31। कितने हो गए? 9 और 4 13 और 1 14, 104। ठीक है, 104 पदक जीत करके हरियाणा जो है ओवरऑल चैंपियन है, यानी पहले नंबर के ऊपर जो है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के अंदर जो है कौन सा राज्य याद रखना तो अपना हरियाणा जो है क्या बना है तो विनर बना है। 104 पदक जीत करके सेकंड पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर के ऊपर उत्तर प्रदेश है। ओके है। अच्छा, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर यू डब्बा बहुत काम का तारा कहने थे, इसका ऊपर वाला डंगा था उतार दिया। लगभग क्रांति बैच सारे लेस को बहुत काम का है, और ये वो 15-16 नोट्स हैं जो आपको 70 से 75 का स्कोर करवा सकते हैं। पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यूज, फिर उनका सॉल्यूशन। रामबाण नोट्स बहुत काम की चीज है। फिर स्क्रीनशॉट देखोगा आप इन्हें नोट्स मत जो आओगा, बाहर नहीं आओगा कुछ भी, सारा सौदा सीटी का उड़ते आओगा भाई। धूप हमारे हिस्से की ये गजल संग्रह किस हरियाणवी लेखक के द्वारा लिखा गया भाई? बताओ। गोवर्धन शाश्वत, मधुकांत गांव की ओर, गुलाम कादिर, या फिर विजय कुमार सिंघल? ये एचएसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। बिल्कुल। 5 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, 2 रजत पदक जीतने का काम किया था योगेश कथुनिया और मनीष नरवाल, और एक मोना अग्रवाल शूटिंग के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीतने का काम किया था। 5 गोल्ड मेडल वालों के नाम लिखो फटाफट। सुमित अंतिल का जिक्र हमने किया था भाला फेंक के अंदर। इसके अलावा हरविंदर सिंह तीरंदाजी का जिक्र किया था, धर्मवीर का जिक्र किया था हमने क्लब थ्रो के अंदर, नितेश का जिक्र किया था हमने बैडमिंटन के अंदर, और एक अपना नवदीप छुटकू पाला फेंक के अंदर। हो गए होंगे। गोवर्धन शाश्वत, मधुकांत, मधुकांत की प्रसिद्ध एक रचना है 4 बार एचएसएससी में आली, गांव की ओर। ठीक है, मधु गांव में रहो है उस खातर जो है कांत साहब कहां चले गए? गांव के अंदर आ गए। गांव की ओर ये किसकी रचना है तो आपने याद रखना है मधुकांत की रचना कौन सी है? गांव की ओर। ठीक है। गोवर्धन शाश्वत, गोवर्धन भगवान कृष्ण का नाम है तो याद रखना कृष्ण लीला। गोवर्धन शाश्वत ने क्या लिखी थी? कृष्ण लीला लिखी थी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा था, नो याद रख लियो। अच्छा, गुलाम कादिर की रचना प्रेम प्याला, प्रेम प्याला। यू प्रेम तो वैरे को लिख दिया वैरी। प्रेम वाणी सूफी साहित्यकार था हरियाणा का ही। प्रेम प्याला, प्रेम वाणी। और विजय कुमार सिंघल आपने याद रखना है धूप हमारे हिस्से की, हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध गजलकार हैं। धूप हमारे हिस्से की ये किसके द्वारा लिखी गई है? इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ठीक है। इसके अलावा बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी, ये भी विजय कुमार सिंघल के द्वारा लिखा गया है। ये छोड़ दो काम का प्रश्न को नहीं रहा जो भी। भारतीय सेना के सेवा नहीं रहा, सेना निकम्मे की गलती कर देता हूं। भारतीय सेना के गोला बारूद का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले से होता है? बताइएगा शाबाश। बिल्कुल प्रत्युषा जी। अशोक, रीना, जसबीर, सचिन, राजेंद्र, अजय कुमार, जय भीम, ज्योति सर, कुरुक्षेत्र, सुमन, सीमा। जो बाद में क्लास देख रहे हैं वो लाइक जरूर किया करें क्लास को, और कमेंट करा करो कि क्लास कैसी लगी, टीचर का हौसला बढ़ता है। अंबाड़ा देखो भाई, अंबाड़ा में के चीजा में अंबाड़ा मिक्सी, मिक्सी ये ताजी ताजी मिक्सी चली थी नहीं।
एक जना आपकी बहू पर खाम खा बिना काम का डाउट किया करता। पूछ आप तो बिगजंदा बैर नु पूछा था घरा है, बोली हाँ घरा हूं। बोले मिक्सी चला के दिखा, वो मिक्सी चलाए दिन दिया, गला का बेचारे का यकीन हो जिंदा। ये वो तीनों तो कौन बेरा खा गड़ा है। एक ओयो आयो में सत्संग हुआ, मिक्सी ओड़ा भी तो उठ के जैस का है, कौन ही मेरा बोला था बेचारा, अपन के मतलब है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो के बोलिया कर उनके रही, वैज्ञानिक उपकरण। पक्की सड़कों का घनत्व, अंबाला किन किन चीजों में प्रसिद्ध है? पक्की सड़कों का घनत्व। आलू में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन। सोनीपत, सोनीपत शह से साइकिल। बियर जो सीता में लिया करो, बियर बियर ठंडी बियर, चिल्ड बियर, सोनीपत में सब तक नहीं बना है। और सिलाई मशीन। यमुनानगर में कागज, गन्ना, गोला बारूद। पंचकुला किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ठीक है, मक्का। यमुनानगर उत्तर हो जाओगे उसका। वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल के अनुसार देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? बस रही वह इस तरह की बातों का जिक्र ना करया करो तमें। गोला बारूद वाला वो हो जाओगा। थंडर बोल्ट, ओ हो देख 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 के जी कर रहा है। उरे ले दूं जानो क्लास में एक एक। अगला प्रश्न बताओ, डट जा मिक्का सिंह तो। हरियाणा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के अनुसार देखो, 11वां स्थान हरियाणा का किसके अंदर है? जनसंख्या वृद्धि के अंदर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ाने के मामला में आप कम को नहीं, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कराया है। 11वां नंबर है पूरे हरियाणा का, पूरे भारत में। 18वां नंबर है टोटल ओवरऑल जनसंख्या के अंदर। ठीक है, जनसंख्या के अंदर पूरे देश में हरियाणा का कौन सा नंबर है? 18वां। ठीक है, जम्मू कश्मीर बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का नंबर कौन सा है? 20वां नंबर है। और 15वां नंबर आपने याद रखना किसके अंदर है? साक्षरता दर के अंदर हरियाणा का कौन सा नंबर है? 15वां नंबर है। ठीक है, अच्छा देसी डट जा भाई, डांट लेगा इतना। जो लाइक नहीं कर रहे, जो दुष्ट प्रजाति के हैं, उनको क्या बोला जाए? डट जा छोरे, मैं इसी कह दूंगा। अरे मैं थोड़ा हाल लाइव में खड़िया हूँ, तारा वर्ग तड़का क्लिप वायरल करेंगे। फिर तक ना भूंडा बोलना हुआ, लेकिन मैं मर्यादा में हूँ, बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में 11वां स्थान है। जनसंख्या ओवरऑल में 18वां स्थान है। क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर बनने के बाद 20वां है। साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ले भाई, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? बहुत काम के प्रश्न आ गया, इंडियन प्रश्न आ गया, बताइएगा शाबाश। कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? 1,94,017, 2,05,017। देखो, सीएम के तौर पर बजट प्रस्तुत करने वाला पहला मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का? सीएम के तौर पर बजट प्रस्तुत करने वाला पहला मुख्यमंत्री है एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि पहले टर्म में तो वो थे, क्या नाम अपने ये कैप्टन अभिमन्यु थे। उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर ने सेकंड टर्म के अंदर खुद वित्त मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा जो है 17 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया, 17 मार्च 2025 को। और 17 मार्च 2025 को नायब सिंह सैनी का जो है क्या था? पहला बजट था ये। ठीक है, पहला बजट था नायब सिंह सैनी का, 17 मार्च को पेश करने का काम किया गया। और जो पहली बार हरियाणा के अंदर जो है 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, यानी 2 लाख से ऊपर का बजट हरियाणा के अंदर पहली बार प्रस्तुत करने का काम किया है। नरसिंह जीएनएम स्पेशल, और मैंने एमएल खट्टरे तो लिखा बेटा, और क्या लिखा मैंने? गलत थोड़ा लिखा है, मनोहर लाल खट्टरे तो लिखा है मैंने, समझ में आएगी। यानी 17 मार्च 2025 को नायब सिंह सैनी का पहला बजट था, 2,05,017 करोड़। जो इससे पिछला बजट जो था मनोहर लाल ने जैसे चीफ मिनिस्टर रहते हुए किया था, वो 1,89,000 ऐसा कुछ था, 1 लाख। तो इसलिए 2 लाख से ऊपर का याद रखना आपने,
पहली बार हरियाणा के अंदर बजट आया है भाई। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को उज्ज्वला वर्ष घोषित करने का काम किया है, फटाफट बताइएगा। उज्ज्वला वर्ष 2019 को युवा रोजगार वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया गया है, युवा रोजगार वर्ष के रूप में। 2025 को हरियाणा सरकार जो है सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है, सहकारिता वर्ष के रूप में, ठीक है। और 2018 को जो है हरियाणा सरकार ने उज्ज्वला वर्ष के रूप में किसको मनाने का काम किया था, 2018 जो है इसको उज्ज्वला वर्ष के रूप में मनाने का काम किया था। 2024 का फटाफट बताओ कि किस रूप में मनाया गया था 2024 का। विशाल, विनय, संगीता, लवली, नेहा, विनय, हनी, विपुल यादव, बिल्कुल भाई 24 वाला फटाफट बताइएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। बहुत काम का प्रश्न है भाई, बहुत काम का। इबे तो और भी एंडी एंडी हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, नेशनल करंट क्या होंगे, टॉप टॉप के और भी प्रश्न आएंगे, इबे तो बहुत एंडी एंडी प्रश्न आएंगे। देखो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1949 1 जनवरी को क्या कर दिया गया था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का काम कर दिया गया था। हेडक्वार्टर कोई पूछे तो कहां है, भारत के मुंबई शहर के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा वर्तमान समय में आरबीआई के क्या है, कौन है, चीफ है संजय मल्होत्रा, ठीक है। सीधा कुछ नहीं करना, सीधा रट्टा मारना है 6.6, सीधा रट्टा मारना है 6.6%। और आओगे प्रश्न पक्का, ए स्टार ला दू इसका जमा, पक्का पूछेगा कौन सी शिफ्ट में भाई, लिख लियो पक्का। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में अनुमानित वृद्धि दर जीडीपी क्या है। आज तारीख है 7 जुलाई 2025 को 5:24 पे कह रहा हूं, ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा पेपर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो भाई, सीटी का क्रांति बैच बहुत काम का है, लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। इसके अलावा ये सारे स्टडी मटेरियल जो है 16 की 16 किताब 89,507,025 इस नंबर के ऊपर फोन कर लियो, बहुत काम की किताब है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। आरती राव कहां से विधायिका है, हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान समय में। आरती राव पहली बार विधायक बनी है, पहली बार मंत्री बन गई भाई। कृष्णलाल पवार इसराना से विधायक हैं और ये जो है पंचायत मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, ठीक है, पंचायत मंत्री। गौरव गौतम पलवल से हैं और सबसे युवा मंत्री हैं, सबसे युवा मंत्री हैं किसके, नायब सिंह सैनी जो कैबिनेट है हरियाणा के पलवल से आते हैं। सबसे युवा मात्र 36-37 साल की उम्र है और हरियाणा प्रदेश के खेल राज्य मंत्री हैं, ठीक है, खेल मंत्री है हरियाणा प्रदेश के। अगर नु पूछा सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है, सबसे बूढ़ा मंत्री नायब सिंह सैनी सरकार में, तो याद रखना श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा जो है वो सबसे बुजुर्ग है, 78 साल की उम्र है और सबसे युवा है गौरव गौतम। तो सिरसा के रहने वाले मीनू बेनीवाल जो है हरियाणा ओलंपिक संघ के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। समझ में आएगी। सबसे युवा मंत्री कौन है, याद रखना है गौरव गौतम पलवल से, और सबसे बुजुर्ग कौन है, श्याम सिंह राणा यमुनानगर के रादौर से विधायक है। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाई विधायक नहीं कहा मैंने, मंत्री कहा है। आदित्य सुरजेवाला सबसे युवा विधायक बने थे, ठीक है, कैथल से आदित्य सुरजेवाला सबसे युवा विधायक बने थे। मन ने क्या कहा कि सबसे युवा मंत्री कौन है, अगर विधायक पूछ ले तो आदित्य सुरजेवाला कैथल से, ठीक है। अगर मंत्री पूछ ले फिर आपका उत्तर गौरव गौतम हो जाएगा। समझ में आएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, काईनेरम जलप्रपात किसके अंदर है, कौन से जिले के, कौन से राज्य के अंदर काईनेरम जलप्रपात। ये देश का 7वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मेघालय के अंदर है 7वां सबसे ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बताइएगा शाबाश। जीडीपी वृद्धि दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, बहुत एंडी प्रश्न है, टॉप का प्रश्न होगा भाई। बिल्कुल कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, 78 साल की उम्र है। जीडीपी वृद्धि दर में देश में हरियाणा का स्थान कौन सा, 28वां, 10वां, 13वां या फिर 11वां। जीडीपी वृद्धि दर के अंदर स्थान आपने बताने का काम करना है, बताइएगा शाबाश। 28वां। अगर कोई नो पूछे कि शिशु, ताजे आंकड़े हैं सारे, शिशु मृत्यु दर
शिशु मृत्यु दर में हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर में हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, याद रखना आपने, 28वां स्थान है शिशु मृत्यु दर में। ठीक है। गरीबी अनुपात दर, गरीबी अनुपात दर में कौन सा स्थान है? 10वां। गरीबी अनुपात दर, इसमें कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ये 2 बच के दनवा के ताम बताए दो, सारे 13वां कहने लग रहे हैं, सारे 13वां को है। बिल्कुल सही है कि गलत कंधे हो गए? सब बिल्कुल सही है। 11वां स्थान किसमें है? मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक नीति आयोग जारी करे भाई, सारे आंकड़े के दिन पूछो कि मास्टर कर लिया है, ये सारे जो आंकड़े जो है नीति आयोग जो भारत सरकार का है वो इन आंकड़ों को क्या करता है? जारी करने का काम करे। ठीक है। जीएसटी संग्रहण कैमा नंबर हरियाणा का? जीएसटी संग्रहण, एससी जनसंख्या, जनघनत्व, इन सब में हरियाणा का नंबर कौन सा है? 5वां है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, दुग्ध की उपलब्धता, इसमें हरियाणा का नंबर कौन सा है? 3रा नंबर है। ठीक है। आधार नामांकन में पूछ ले आपसे, आधार नामांकन, आधार नामांकन में पूछ ले तो हरियाणा जो है वो पहले नंबर के ऊपर। ठीक है। शिशु मृत्यु दर में हरियाणा 28वें नंबर के ऊपर, गरीबी अनुपात दर में 10वें नंबर के ऊपर, जीडीपी वृद्धि दर में 13वें नंबर के ऊपर, मानव विकास सूचकांक में 11वें नंबर के ऊपर, जीएसटी संग्रहण, एससी जनसंख्या, जनगणना के मामले में भारत में 5वां नंबर है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के कारण हरियाणा का नंबर कौन सा? 3रा नंबर है। और इसके अलावा जो है कह रह गया था कि आधार नामांकन के अंदर हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है? पहला, फर्स्ट। ओके है। सारे साथी ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो एक बार। शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुने जाने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी कौन है? यानी जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं वो हरियाणा के पहले खिलाड़ी कौन है? जो बाद में क्लास देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, और जो ईव देख रहे हैं वो सिर्फ आप लाइक कर दो, आपका काम चल जाएगा। पहला हरियाणा का शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन है? लीलाराम। 1958 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल, और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भाई साहब कुश्ती करते थे, और कुश्ती के अंदर जो है गोल्ड लाने का काम किया था। पहली बार जो है हरियाणा को गोल्ड दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? लीलाराम के द्वारा। 1958 के जो थे कॉमनवेल्थ गेम जो थे उनके अंदर, कुश्ती के अंदर। ठीक है। इसके अलावा उदय चंद, हरियाणा का वो प्रथम व्यक्ति, हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जिसको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हरियाणा का प्रथम पुरुष व्यक्ति कौन है? पुरुष व्यक्ति। महिला पूछ ले गीता जुत्सी, पुलिस पूछ ले, सॉरी पुरुष पूछ ले तो क्या होगा? उदय चंद हो जाएगा। भिवानी जिले के हिमांशु शर्मा जो है आपने याद रखना है, वो हरियाणा के पहले ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। इसके अलावा खुशीराम जो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के अंदर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। एशिया का माइकल जॉर्डन कहा जाता है, एशिया की स्कोरिंग मशीन कहा जाता है इनको। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपना राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा प्रदेश बन गया है? यानी जिसका खुद का राज्य गीत है वो बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा वो बन गया है? इसका लेखक कौन है? इसने गाया किसने है? इसका संगीतकार कौन है? इसका निर्देशक कौन है? सारे पॉइंट याद रखने हैं। गीत कौन सा हरियाणा का? जय 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 हरियाणा, 3 बार जय 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 हरियाणा, 3 बार जय 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 हरियाणा है। फटाफट सारे के सारे कमेंट करके बताओ भाई। जय 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 हरियाणा, इसको किसने लिखने का काम किया है? गायक कौन है? संगीतकार कौन है? निर्देशक कौन है? देखो, बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा ये हरियाणा के पानीपत से हैं। इन्होंने क्या किया है? इसको लिखने का काम किया है। अब है तो पानीपत का अपना आचार्य जी के भाई बिक्के को नहीं, वो भी बाल कृष्ण कौशिक लिखा है। नहीं बोले स्वाद सारे में क्या हो गया? बोले अपने सनराइज एकेडमी पे मैम गेट पे बोला रोज के 5-4 डब्बे मिठाइयां पहुंचा डेली। मान लो को बाड़क बोड़क लगता होगा दे जे। बोले ना
लोगों का नू बहम है ओए बालकिशन है जोनसन गीत लिखा बोलिया हरियाणवी संस्कृति तब बोलिया मैं प्रेम करूँ लोगों का नू रह जाऊं कदे वो बालकिशन हो। अब बोले आप भी फोन पे बोलिया बधाई स्वीकार कर लिया मेरे क्या लगा है। गायक कौन है? श्याम शर्मा। संगीतकार कौन है? पारस चोपड़ा। और निर्देशक कौन है? मालविका पंडित। ये एज इट इज नाम दिए गए थे। और हरियाणा जो है भारत का 11वां वो बन गया हरियाणा भारत का। ठीक है, हरियाणा 11वां राज्य बन गया भारत का जिन्होंने क्या किया है, 11वां राज्य बन गया भारत का जिन्होंने क्या किया है, अपना गीत बनाने का काम किया। समझ में आएगी सबका? एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, सबका समझ में आएगी हो तो ये बात। ठीक है भाई यार, नु पूछा बिहार की जीडीपी हरियाणा यार, मैं मशीन ना तो कंप्यूटर यार भाई नु पूरे के पूरे प्रदेश की कुकर याद रहोगे यार। मैं यार कमाल कर रहा है यार, कम तक गूगल में सर्च मार लेता हूँ इसने। लठ दे रहा जद का भाई, पंजाब से ज्यादा बिहार था। 28 स्टेट है यार, 8 केंद्र शासित प्रदेश है यार। को याद रखने की को बताने को लिमिट हो है यार, है मेरे जमा शर्म में कौन तरह है। यह बात तो गूगल में पूछ लेंदा तना वो बता देंगे, गूगल के बोलिया करो जेमिनी जुमिनी उसमें पूछ ले भाई, है मेरे जमा गल्ला पढ़ लिया। लेखक बालकिशन शर्मा पानीपत से, गायक श्याम शर्मा, संगीतकार पारस चोपड़ा, निर्देशक मालविका पंडित। अब तक कनु बोले लक्षद्वीप की गला तुलना करवाने लग जाता हूँ तो मेरे को लग दर मारे नू यहाँ कर। ओके रिपोर्ट आगे चलूं। 11वां राज्य बन गया भारत का। ठीक है, याद हो जाओगा। अगला प्रश्न आप देखो भाई, ये प्रैक्टिस सेट है अपने बहुत काम के भाई। इन जो 70+ नंबर ले लेगा आरएनए का एस्टेट का बैच भी है भाई लीसो ऐप के ऊपर। और ये वो 16 नोट्स हैं जो आपके काम के हैं। सारा सीटी आपने उड़ते बाहर को नहीं मिला, बहुत गजब की चीज है अगर आपने चाहिए तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले में लीची का उत्कृष्टता केंद्र है? बताइएगा शाबाश। कौन से जिले के अंदर लीची का उत्कृष्टता केंद्र है? यमुनानगर के अंदर है, अंबाला के अंदर है, झज्जर के अंदर है, या फिर हिसार के अंदर है? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए जुड़े हैं सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें भाई। देखो, यमुनानगर के अंदर क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र, स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, लीची उत्कृष्टता केंद्र, लीची उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के अंबाला के अंदर। झज्जर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? मुनीमपुर। मुनीमपुर के अंदर क्या है? फूल, फूल और बीज उत्कृष्टता केंद्र कड़ा पड़ा है, तो आपने याद रखना झज्जर के अंदर। हिसार में भी दे रखा कोई कदा उत्कृष्टता केंद्र? हमारा हिसार में भी है कदा से, कौन सा है हिसार के अंदर? खजूर, खजूर उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर। मेवात के अंदर क्या है? प्याज उत्कृष्टता केंद्र, प्याज उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, पीकेएल पंचकुला के अंदर क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया गया है? पंचकुला के अंदर बनाया गया। देखो, एक प्रश्न मत कितना सौदा बाहर काट दिया यार, एक के प्रश्न मत लिख दिया सारा सौदा यो। समझ में आएगी? यानी स्ट्रॉबेरी वाला कड़ा है यमुनानगर के अंदर, लीची उत्पाद उत्कृष्टता केंद्र कड़ा है अंबाला के अंदर। मुनीमपुर झज्जर के अंदर कौन सा है? फूल और बीजों का उत्कृष्टता केंद्र है। हरियाणा का हिसार जिले के अंदर खजूर उत्कृष्टता केंद्र। मेवात के अंदर जो है पिनगवा गांव के अंदर। ठीक है, गांव कौन सा है? पिनगवा। और पिनगवा गांव ऐसा गांव है जहां पर हरियाणा की सबसे क्या है? प्राचीन बावड़ी है। ठीक है, हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी कड़ा है पिनगवा गांव के अंदर है। ओड़े प्याज उत्कृष्टता केंद्र है। पंचकुला के अंदर क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आपने याद रखना पंचकुला के अंदर जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी पंचकुला के अंदर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंबाला के अंदर क्या है? लीची। अंबाला के अंदर क्या है? लीची। ठीक है, अच्छा एनआईटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? एनआईटी, एनआईटी बिल्कुल अमरूद वाला बुन्ना के अंदर है। और लिखो सारे के सारे जिसना नाम है भाई, अमरूद, अमरूद वाला बुन्ना। और बुन्ना जो है हरियाणा के
फतेहाबाद के अंदर है। गरौंडा में किसका है? गरौंडा में। ओके रिपोर्ट है, आगे चलूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव, बहुत बड़े वो इतिहासकार हैं हरियाणा के, केसी यादव के अनुसार 1857 की क्रांति में हरियाणा के कितने लोग शहीद हुए थे? 1857 की क्रांति के अनुसार में केसी यादव के अकॉर्डिंग कितने लोग हरियाणा के शहीद हुए थे? देखो भाई, क्रांति शुरू हुई थी हरियाणा में 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857। कड़त शुरू हुई थी हरियाणा का अंबाला। यानी नू पूछ ले कि क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था हरियाणा के अंदर, तो मुख्य केंद्र कौन सा था? अंबाला था, ठीक है। इसके अलावा जो 1857 की जो वो थी क्रांति थी, उस क्रांति का कोई आपसे नू पूछ ले कि प्रतीक चिन्ह क्या था हरियाणा के अंदर, तो कमल और चपाती, ठीक है। रोटी दे दे, कई बार चपाती भी ऑप्शन में दे दे, ठीक है। चपाती दे दो, कमल दे दो, प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। इसके बाद में उस टाइम पर विक्रमी संवत कौन सी चल रही थी? यानी विक्रमी संवत। तो याद रखना विक्रमी संवत 1914 थी, इसलिए हरियाणा के अंदर जो है 1857 की क्रांति के लिए एक मुहावरा चला था, जिस मुहावरे का नाम क्या है? 14 की साल, ठीक है। 14 की साल एक मुहावरा चला था, और 14 की साल मुहावरे का मतलब क्या था? सत्ता का विरोध, ठीक है, सत्ता का विरोध था, ठीक है। अंबाला मुख्य केंद्र हुआ करता था। 2715। अच्छा एक बात बताओ, 1857 की क्रांति के अंदर पहली और आखिरी फांसी किस किस को हुई थी? 1857 की क्रांति के अंदर पहली फांसी और आखिरी फांसी किस किस को हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 2715 लोग। ये आजाद हिंद फौज जो थी, आजाद हिंद, ठीक है, आजाद हिंद फौज जो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, आजाद हिंद फौज में पूछ ले कि हरियाणा के कितने लोग जो थे आजाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुए थे, तो आपका उत्तर होगा 2715 लोग जो थे वो आजाद हिंद सेना जो थी उसके अंदर थे। पहली फांसी किसको दी गई थी? मंगल पांडे नहीं, हरियाणा का जिक्र हो रहा है। मंगल पांडे तो ओके है। जी वर्तिका सिंह। अब्दुल रहमान को दी गई थी, झज्जर का नवाब था, झज्जर का नवाब, झज्जर का नवाब जो था अब्दुल रहमान, ठीक है। अब्दुल रहमान जो था, अब्दुल रहमान को पहली फांसी दी गई थी झज्जर के नवाब को। और अंतिम फांसी किसको दी गई थी? अंतिम फांसी वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो थे, नाहर सिंह को अंतिम फांसी दी गई थी 9 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर दी गई थी आखिरी फांसी। अच्छा, हरियाणा में 1857 की क्रांति का अंत कौन सी लड़ाई के साथ में हुआ था? हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का अंत किस लड़ाई के साथ में हुआ था? अब्दुल रहमान झज्जर के बिल्कुल अंतिम नवाब को फांसी दी गई थी, पहली फांसी थी हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की। आखिरी फांसी राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में बल्लभगढ़ के शेर को फांसी तोड़ने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल। कब हुआ था युद्ध? किस किस के बीच में हुआ था? नसीबपुर, नारनौल के अंदर पड़ते हैं। ये 1857 की क्रांति का आखिरी वो था, ठीक है। तो 3467 लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, सॉरी, यानी 3467 लोग प्रोफेसर केसी यादव के अकॉर्डिंग हरियाणा के शहीद हुए थे। और नू पूछ ले कि कितने गांव जलाए गए थे 1857 की क्रांति में, तो आपने याद रखना 115 गांव 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जलाने का काम किया था। कितने गांव हैं? 115 गांव जलाए गए थे, 3467 लोग शहीद हुए थे। और नू पूछ ले कि आजाद हिंद फौज में कितने हरियाणा के सैनिक शहीद हुए थे, तो 346 सैनिक आजाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। और जबकि 3467 1857 की क्रांति में। गांव कोई पूछने का काम करता तो कितने गांव जलाए गए थे? 115 गांव जो थे वो जलाने का काम किया गया था। जी हाँ, सारे लाइक और शेयर का एक बार जोटा मारते हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, रोहतक का वो कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? रोहतक का डीसी कौन था? बताओ शाबाश कमेंट करके। रोहतक का डीसी कौन था 1857 की क्रांति में? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1969, 1993, 1968 या फिर 1980 के अंदर? सबकी राम राम होगी। सारे साथी जो है क्लास को लाइक कर दे, जो लेट देखने लग रहे हैं। कल फिर अपनी क्लास का टाइम 4 बजे रहेगा, शाम ने 4 बजे से लेकर के 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास होगी। आज तो लंबी खींच दी, पौने 2 घंटे की क्लास होगी आज तो, कोई बात नहीं, चलन दो जी। नसीबपुर की लड़ाई थी, आखिरी लड़ाई थी 1857 की क्रांति, एडम लोच। ओके, देखो भाई 1969 के अंदर जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ था? जो हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर।
अच्छा फटाफट बताओ कि बयानी कद ट्रांसफर कराया गया था। इसके अलावा 1969 के अंदर जो है खादी बोर्ड भी बना था हरियाणा के अंदर। खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी, चौधरी देवीलाल जो थे खादी बोर्ड के पहले चीफ बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। 1993 के अंदर क्या किया गया था, शिवालिक विकास बोर्ड, शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम 1993 के अंदर किया गया था। 1993 के अंदर ही हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। 1993 के अंदर ही हरियाणा चुनाव आयोग बनाने का काम किया गया था। 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। आपने एक बात याद रखनी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कोई आपसे पूछे तो वो हरियाणा का राज्यपाल होगा। बाकी जितने भी बोर्ड हैं, खाद्य बोर्ड छोड़ दो, शिक्षा बोर्ड छोड़ दो, मेवात हो गया, ये हो गया, इनका मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, हरियाणा का राज्यपाल होगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है। 1968 वो साल है जब 41 साल की उम्र में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे 1968 के अंदर, ठीक है, सबसे युवा मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड राज्यपाल के अधीन होता है। इसका कारण है क्योंकि राज्य कुरुक्षेत्र एक धार्मिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, और इसलिए जो है भाई मुख्यमंत्री तो केवल मान लिया कुरुक्षेत्र के लोग विपक्ष की पार्टी आलन जीता, इधर मुख्यमंत्री और ध्यान नहीं देवे, इसलिए जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है इसका जो मुखिया जो अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल को बनाया गया है, ओके है। 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड जो है, मेवात विकास बोर्ड का गठन हुआ था 1980 के अंदर, ठीक है। और मेवात जो है एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग आई थी अभी पीछे, डेल्टा रैंकिंग, और उसमें मेवात ने 114वें स्थान पर हुआ करता, 114वें स्थान से 20वें स्थान के ऊपर आ गया मेवात। देखो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा जिला 114वें स्थान से 20वें स्थान के ऊपर आ गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, मेवात होगा, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, सपनों की उड़ान किस संस्था की पहल है। एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है सपनों की उड़ान, ये जो है किस संस्था की पहल की गई है, नीति आयोग की है, राष्ट्रीय लोक सहयोग बाल विकास संस्था, राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये नई पहल करने का काम बिल्कुल पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट भी हरियाणा के मेवात के अंदर भी है। बस सुमन सुनीता पवार क्लास खत्म होने को है जी। सपनों की उड़ान जो है कौन सी संस्था की है, ये नीति आयोग की है। ये मेरी तीनों किताब हरियाणा प्रैक्टिस सेट बहुत काम के, अपनी तैयारी परखने का जिम्मा, बिल्कुल एरर फ्री किताब है भैया, पूरे हरियाणा मिल जाओगे, नहीं अपने टेलीग्राम चैनल मिल जाओगी। और ये जितने स्क्रीनशॉट हरियाणा जी के इस्तेबार को नहीं आओ, करंट न छोड़ के सिंगल पर्सन भी कौन मिले, इतने काम की चीज इस किताब के अंदर है। तीनों किताब करंट अफेयर की किताब भी है, तीनों किताब पूरे हरियाणा के अंदर मिल जाएगी। ये नीति आयोग किसकी पहल है, नीति आयोग की पहल है, ये चीज आपने याद रखनी है। इस क्लास की पीडीएफ मेरा एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जीके परवीन उड़ान, उसके ऊपर आपने दे दूंगा, उस पर क्विज भी वो है, तो जिनने भी चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा जरूर चैनल ज्वाइन करें। अब तड़का 4 बजे मुलाकात होगी, आपसे निवेदन है या क्लास अपलोड बस आपने कमेंट करना, ठीक है। अब 1 मिनट में मेरा एंड कर दे, सारे कमेंट करके जरूर जाइयो भाई, जो सा नहीं करे उसकी माँ का नहीं मिलागा। तड़का 4 बजे मिलांगे, 8 बजे अभिमन्यु शास्त्री की हिंदी क्लास होगी, सारे कमेंट करके जाइए, जान दौड़े और सब्सक्राइब